अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कितनी देर में आ जाएंगे आप? बरका ने उमैद से फ़ोन पर पूछा था, जो रात के 11 बज जाने के बावजूद घर नहीं पहुंचा था। बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, अब जल्दी पहुंच जाऊंगा। उमैद ने बाइक को चाबी लगाते कहा था। आप जल्दी आ जाया करें, नहीं तो मेरा दिल घबराता है, बरका अपनी चूड़ियों से खेलते बोली थी। जो हुक्म सरकार, अब मैं रखता हूँ। 10 मिनट में तुम्हारे सामने मौजूद हूँगा। उमैद शरारत से बोला था। अच्छा ठीक है, जल्दी आए, बरका ने मुस्कुराकर कहते फ़ोन बंद कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि शायद वो अब दोबारा उमैद की आवाज़ नहीं सुन सकेगी। बरका की शादी को महज 2 हफ्ते हुए थे। उसका ताल्लुक एक आम से मिडिल क्लास घराने से था। वालिद की वफ़ात के बाद वो अपने 2 बड़े भाइयों की हमेशा लाडली रही थी, जिन्होंने कभी उसे बाप की कमी महसूस होने न दी थी। शादी के बाद वो ख़ुद को खुशकिस्मत तरीन समझने में हिचकिचाती न थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। उमैद से भले ही उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन वो जिस अंदाज में बरका को इज़्ज़त और मोहब्बत देता था, वो उसे अंदर तक सरशार कर देता था। बरका ने फ़ोन रखा और बेड की चादर ठीक करने लगी। खुद को बहलाने के लिए वो काफ़ी देर इधर उधर के काम करती रही। आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन उमैद नहीं लौटा था। बरका ने दोबारा उसे फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। अचानक ही उसे टेंशन होना शुरू हो गई थी। उमैद ने कहा था कि वो 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? अपने कमरे में टहलती वो सोच रही थी। जब जी ज़्यादा घबराने लगा तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और लाउंज में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। घर में सब सो चुके थे। अरे बरका, तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? उसकी सास, जो कमरे में पानी लेके जा रही थी, उसे लाउंज में बैठा देख अचंभे से बोली थी। आंटी, उमैद अभी तक घर नहीं आए। बरका ने उंगलियां मरोड़ते जवाब दिया। 10 मिनट का कहा था, लेकिन अब 40 मिनट गुजर चुके हैं। उसकी बात पर अनीना बेगम ने घड़ी की जानिब देखा, जो 11:30 बजा रही थी। उमैद इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है, या अल्लाह तो खैर रखना। वो अपने शौहर को बुलाने के लिए कमरे की जानिब बढ़ी थी, जबकि उनकी इस बात से बरका का दिल ज़ोरों से धड़का था। बरका साकित अंदाज में अपने कमरे में बैठी हुई थी। अब तक तो उसके आंसू बह बह कर भी खुश्क हो चुके थे। उस रोज़ रात को जब घर वाले उमैद का पता करने निकले थे, तो मालूम हुआ कि उसकी बाइक एक हादसे का शिकार हो गई है। रात के वक्त अंधेरे के बाइस उसकी बाइक सामने आती कार से टकरा गई थी और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया था। उनके घर एक क़यामत टूट पड़ी थी। उमैद भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी अचानक मौत सब घर वालों के लिए एक धचका साबित हुई थी, और बरका, जब उसे मालूम हुआ था तो पहले पहल वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थी। उसकी ज़ुबान गिंग हो गई थी। अभी तो उसने उमैद के संग ज़िंदगी की खुशियों को महसूस करना शुरू किया था। कल तक जिसे काबिल रश्क समझा जा रहा था, आज सब उसको तासुफ और हमदर्दी से देख रहे थे। इस लड़की के इस घर में आते ही मेरे बेटे की जान चली गई। उसकी कातिल सिर्फ ये है। अलीना बेगम एकदम चीखी थी। जो जवान बेटे की अचानक मौत ने इन्हें बेहाल कर दिया था, और कुछ समझ न आने पर वो आसपास मौजूद लोगों पर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आई थी। बरका ने एक हैरत भरी नज़र उन पर डाली थी। उसकी सगी ताई, जो कल तक उसकी बलाएं लेते न थकती थीं, आज एकदम अजनबी हो गई थीं। उसका दिल चाहा कि वो चीखे, सबको बताए कि असल नुकसान तो उसका हुआ है। अपने शौहर की मोहब्बत वो सही से महसूस भी ना कर पाई थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसके हलक में अटक चुके थे। अलीना बेगम और भी कुछ कह रही थी, लेकिन वो साकित निगाहों से इन्हें देखकर रह गई थी। दुआ का टूटा हुआ हर्फ सर्द आह में है। तेरी जुदाई का मंजर अभी निगाह में है। तेरे बदलने के बावस तुझको चाहा है। ये एतराफ़ भी शामिल मेरे गुनाह में है। अब देगा तो फिर मुझको ख्वाब भी देगा। मैं मुतमईन हूँ, मेरा दिल तेरी पनाह में है। बिखर चुका है मगर मुस्कुरा के मिलता है। वो रख रखाव अभी मेरी कचकला में है।
जिसे बाहर के मेहमान खाली छोड़ गए, वो एक मकान अभी तक मकीन की चाह में है। यही वो दिन थे जब एक दूसरे को पाया था। हमारी सालगिरह ठीक अब के माह में है। मैं बच भी जाऊं तो तन्हाई मार डालेगी। मेरे कबीले का हर फर्द कत्लगाह में है। बरका, अब तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं। तुम मेरे साथ वापस घर चलो। बरका की अम्मी उसके पास बैठकर बोली थीं। अम्मी। बरका बिना कुछ कहे उनके सीने से लग गई और शिद्दत से रो दी थी। हाँ भाई, ले जाओ इसे। हम भी इस मनहूस को घर नहीं रखना चाहते। आते ही मेरे बेटे को खा गई। अगर ये मजीद इस घर में रही तो ना जाने क्या हो जाएगा। अलीना बेगम जो उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थीं, कड़वे लहजे में बोली थीं। भाभी, आप गलत बात कर रही हैं। उमैद हम सबको बहुत प्यारा था, लेकिन जब मौत लिखी होती है तो इसे आने से कोई रोक नहीं सकता। बरका की अम्मी समीना बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया था। साथ ही बरका से मुखातिब हुई थीं। मैं समर को भेजती हूँ, वो तुम्हारा सामान पैक कर देगी। तुम मेरे साथ जाओगी। उनका लहजा भीगा हुआ था। अलीना बेगम एक निगाह उन पर डालकर वहाँ से जा चुकी थीं, जबकि बरका की तो तवज्जो किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। बरका समीना बेगम की हमरा अपने घर वापस आ चुकी थी। आने से पहले वो उमैद की चीज़ों को छूकर उनमें उसे तलाश करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा था। उमैद, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? अपने घर वापस आकर उसने सोचा था। वो अपने घर में बैठी सोचों में घिरी थी कि अचानक उसका भतीजा अरसलान भागता हुआ आया था। आनी, आप वापस क्यों आ गई हैं? क्या आप यहीं रहेंगी अब जैसे पहले रहती थीं? उसने मासूमियत से पूछा था। बरका की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। आप रोएं मत। आई एम सॉरी, मैंने आपको सैड कर दिया। अरसलान उसके आंसू पोंछते हुए बोला। असलाम, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। चलो चल के खाना खाओ। बरका की बड़ी भाभी समर अरसलान को ढूंढते हुए वहाँ आई थीं। बरका को नज़रअंदाज करते हुए वो अरसलान का हाथ थामकर बाहर चली गई। बरका ने दुख से इन्हें बाहर जाते देखा था। जब से वो घर वापस आई थी, उसकी भाभियों ने उससे अफसोस का एक लफ्ज़ तक ना कहा था। उनकी निगाहें यूं जताती थी जैसा कि सब बरका का कसूर हो। उसके भाइयों ने उसके सर पर शफकत का हाथ रखा था और उसे यकीन दिलाया था कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन बाकी सब घर वाले उससे यूं बर्ताव कर रहे थे कि गोया वो अछूत हो और उसकी वजह से उमैद ज़िंदगी की बाजी हार गया हो। सब बातों को जहन से निकालने की कोशिश करते हुए वो उमैद के ख्यालों में खो गई थी। आप क्यों चले गए? उसका तकिया भीगने लगा था। खाना खिला दिया अरसलान को? समर के किचन में दाखिल होने पर उसकी देवरानी समरा बोली थी। हाँ, खिला दिया। पहले तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पूरे घर में ढूंढा, लेकिन आखिर में बरका साहिबा के कमरे से बरामद हुआ। वो किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठकर आलू छीलने लगी थी। वैसे भाभी, मेरा तो मशवरा है कि आप अरसलान को इस बरका से दूर ही रखें। समरा हांडी में चम्मच चिल्लाते हुए बोली थी। वो भला क्यों? समरा ने हैरत से उसे देखा था। अरे भाभी, आप नहीं जानती, हमारे इलाके में एक पीर साहब थे। वो कहते थे कि जिन औरतों के शौहर शादी के कुछ अरसे बाद ही फौत हो जाए, उनको किसी की बद्दुआ लगी होती है, और मुख्तसरन ये कि ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, वरना दूसरों पर भी उसके असरात हो जाते हैं। समरा बोली थी। अरे नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो असल दुख इस बात का है कि अहमद ने अपनी इकलौती बहन की शादी पर इतना खर्चा किया, मेरा और मेरे बेटे का हक इस मनहूस पर ज़ाया कर दिया, और वो एक महीना भी अपने ससुराल में न टिक सकी और वापस मैके आ गई। समर ने अपने अंदर की खौलन बाहर निकाली थी। किचन की जाने बढ़ते हुए समीना बेगम के कदम रुके थे। समर की बातों ने इन्हें काफ़ी रंज पहुंचाया था। वो वापस अपने कमरे की जाने बढ़ गई थीं। अरे भाभी, आप टेंशन मत लें, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। समरा उसका कंधा थपकते हुए बोली थी। आमीन। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजरा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। फिर कई लोग नज़र से गुजरे, फिर कोई शहर तुरब याद आया। हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। बरका की इद्दत पूरी हो चुकी थी। ज़िंदगी दोबारा अपनी डगर पर चल पड़ी थी। ये दुनिया का असूल है कि किसी एक फ़र्द के जाने से इस दुनिया के काम नहीं रुकते, और सब जाने वाले को भूलकर दोबारा अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि बैठकर मातम करने से ये ज़िंदगी नहीं गुजरती। ऐसा ही कुछ बरका के घर में भी हुआ था। उसकी अम्मी और भाई उसे उमैद को भूल जाने का मशवरा देकर आगे बढ़ने को कह रहे थे। बरका ऐसा करना भी चाहती थी, लेकिन रोज़ लोगों की गई बातें उसे वहीं लाकर छोड़ती थीं जहां वो पहले रोज़ थी।
تعزیت کے بہانے ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی آ کر اس کے زخم ہرے کر جاتا تھا۔ بظاہر تو سب اس سے ہمدردی ہی کرتے تھے، لیکن اس ہمدردی کی آڑ میں چھپے ان کے طنز واضح ہوتے تھے۔ صرف لوگوں کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے گھر میں موجود اس کی بھابھیوں کا رویہ ہی اسے توڑنے کو کافی تھا۔ اس روز سمر بھابھی سمینا بیگم کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ امی، میری نظر میں برکا کے لیے ایک رشتہ ہے۔ اب تو اس کی عدت بھی پوری ہو چکی، وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اس طرح گھر تو نہیں بیٹھ سکتی نا؟ انہوں نے بڑے طریقے سے بات کی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ سمینا بیگم نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ تو پھر میں انہیں بلوا لوں؟ سمر نے محتاط لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں بلوا لو، وہ بولی تھیں۔ جی اچھا، سمر کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا سمر؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم برکا کے تمام معاملات سے دور رہو گی، تو تمہیں کیا ضرورت تھی ان رشتے والوں کو بلوانے کی؟ ابھی میں زندہ ہوں اور اپنی بہن کی فکر خوب کر سکتا ہوں، احمد اشتعال آمیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو اپنی بہن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ آپ اس کا حق چھین کر اپنی بہن کو دے رہے ہیں۔ سمر دو بدو چلائی تھی۔ ارسلان میرا بھی بیٹا ہے اور میں اپنی ذمہ داریاں جانتا ہوں، اور آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو تم ایک شرابی شخص سے میری بہن کا رشتہ کروانا چاہ رہی تھی؟ احمد تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کی بہن کوئی کنواری نہیں ہے کہ اس کے لیے منسٹر کے رشتے آئیں، بیوہ ہے، اور ایسی کہ جس کا شوہر شادی کے ہفتے بعد مر گیا۔ منحوس ہے وہ، میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر لائی۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن آپ ہیں کہ اس ڈائن کی ہی پرواہ کیے جا رہے ہیں۔ سمر کی آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ چہرے پر پڑنے والا تھپڑ سمر کو خاموش کروا گیا تھا۔ احمد گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سمر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے شاکی انداز میں احمد کو دیکھ رہی تھی۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے اپنی زندگی کے 6 سال تم جیسی عورت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزارے جسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی نا تو تم میری بہن کے بارے میں اتنی بری باتیں نہ کرتی، لیکن تم خود پرست ہو جس کو صرف اپنی ہی پرواہ ہے۔ احمد دکھ سے بولا تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ جس شخص نے 6 سال مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا، آج اس نے اپنی بہن کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اپنی بہن کی محبت کے آگے آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سمر رنجیدگی سے بولی تھی۔ میں نے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں اور اپنے گھر والوں دونوں کو برابری کی سطح پر رکھوں، لیکن تم بھول رہی ہو کہ تم میری بہن کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر چکی ہو۔ وہ صرف میری بہن نہیں ہے، میری بیٹی کی طرح ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب ابا کی وفات ہوئی تھی۔ اس روز برکا بہت روئی تھی کیونکہ وہ چھوٹی ہونے کے باوجود ابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ جانتی ہو، اس روز میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں اس کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہونے دوں گا، لیکن تم کبھی یہ سمجھ ہی نہ سکی سمر۔ تم صرف ایک بات سوچنا کہ اگر تمہارے متعلق تمہارے بھائی کے سامنے ایسی بات کرے تو تمہارے بھائی کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ احمد کہہ کر کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ سمر کے لیے وہ سوچوں کے نئے در وا کر گیا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ آپ خوش قسمتی کسے کہتے ہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ بعض اوقات زندگی میں آنے والے غم در حقیقت ہماری آزمائش ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی اور بدقسمتی کا اندازہ اگر غموں سے لگایا جانے لگے تو اس دنیا میں کوئی بھی خوش نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آزمائش تو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی خراب ذہنیت کہ ہم اللہ کے امتحان کو ایک شخص سے منسوب کر کے اس کا گناہ بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان تو ایک مٹی کا بنا شخص ہے، وہ سب کر سکتا ہے لیکن اپنی قسمت تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس کے دکھوں میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، جیسے برکا کے ساتھ ہوا۔ اگر اس کے شوہر کا انتقال جلدی ہو گیا تھا تو اس میں برکا کا تو کوئی قصور نہ تھا، نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس پر خوشیوں کو حرام قرار دے دے۔ لیکن آج کل نفسا نفسی کا ایسا عالم ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرنا اپنا فرض اول سمجھتے ہیں۔ برکا گھر میں ہونے والی چپلس سے ناواقف تھی۔ صرف سمینا بیگم اور علی کو اس معاملے کے متعلق معلوم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ سمر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے بھابھی آپ،
वो भी इस वक्त। बरका उसे देखकर सीधी होकर बैठते हुए बोली थी। हाँ, क्यों किया मेरा यहाँ आना मना है? समर सर्द लहजे में बोली थी। नहीं, वो मेरा मतलब था कि रात है। बरका उसके तेवर देखकर घबरा गई थी। उसके घर आने के बाद समर पहली मर्तबा उसके कमरे में आई थी। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे मतलब। एक बात बताओ, अपने भाई को क्या घोल कर पिलाया है कि उसे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता? ना उसे अपने बेटे की परवाह है ना मेरी। बस फिक्र है तो बरका की। समर उसके करीब आकर बैठी थी। लहजे में तंज वाजे था। क्या मतलब भाभी? बरका हैरत से बोली थी। इतनी सादा तुम हो नहीं जितनी बनती हो। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई थी कि मेरे खिलाफ अपने भाई के कान मत भरा करो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। समर काटदार लहजे में कहती हुई कमरे से जा चुकी थी, जबकि बरका उसके अल्फाज पर शशदर रह गई थी। बरका बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेकर आया था। तुम आगे एमफिल में एडमिशन ले लो। फॉर्म मेरे कमरे में पड़ा है। नाश्ते की टेबल पर सफ़ीर बरका से मुखातिब हुआ था। समर के अलावा सब टेबल पर मौजूद थे। भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा ना। बरका उसकी जानिब देखते बोली थी। नहीं बरका, तुम आगे दाखला ले लो। फारिग घर बैठकर तुम सिर्फ टेंशन ही लेती हो। बाहर निकलोगी तो अपने आप को जल्दी संभाल लोगी। फॉर्म फिल करके मुझे दे देना, मैं जमा करवा दूंगा। सफ़ीर नरमी से बोला था। उसकी बात पर समरा ने पहलू बदला था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो गई कि समर भाभी की किसी ने ना सुनी तो मेरी क्या खाक सुनेगा। सफ़ीर ठीक कह रहा है बरका, तुम आगे पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो मनफी सोचों का शिकार हो जाओगी। अब की बार अहमद संजीदगी से बोला था। बरका ने एक नज़र सबको देखा था और फिर अस्पात में सर हिलाते नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते के बाद अहमद ऑफिस के लिए निकलने लगा तो बरका ने उसे रोक लिया। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो उंगलियां मरोड़ते बोली थी। हाँ बेटा कहो, अहमद घड़ी देखते बोला था। क्या आपकी और भाभी की मेरी वजह से कोई लड़ाई हुई है? बरका कशमकश का शिकार थी। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या समर ने तुम्हें कुछ कहा है? अहमद चौंका था। नहीं भाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत चुप चुप है, इसलिए मुझे लगा। बरका ने बात बनाई थी। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो। अहमद उसके सर पर हाथ फेरते बाहर निकल गया था, जबकि वो भी फार्म फिल करने की नीयत से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। रात में अहमद घर आया तो समर को अपना मुंतजिर पाया था, लेकिन वो बेरुखी बरतता हुआ वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वो सोने के लिए लेटने लगा तो समर ने उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी अहमद, समर बोलते हुए रो दी थी। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एहसास हो गया, यही काफ़ी है। अहमद ने उठकर उसे अपने साथ लगाया था। अहमद प्लीज़ मुझसे दोबारा नाराज़ मत होना। उसके शाने पर सर रखे वो अपने आंसू साफ करते बोली थी। नहीं होगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम समझो, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इस लिहाज से मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अहमद आयशा से उसका बाजू थपक रहा था। समर ने होले से सर हिला दिया था। 1 माह गुजर चुका था समर का। बरका से रवैया काफ़ी बेहतर हो चुका था, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। अहमद भी उसका रवैया देखकर मुतमईन था कि घर का माहौल बेहतर हो गया है। बरका ने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। भाई, कितनी देर में निकलना है? बरका सफ़ीर से मुखातिब हुई थी, जिसकी तैयारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस बेटा, 5 मिनट में निकलते हैं। तुम तैयार हो क्या? सफ़ीर बोला था। जी ठीक, बस चादर लेनी है, मैं लेकर आती हूँ। बरका अपने कमरे से ही ऊंची आवाज़ में बोली थी। चादर और स्कार्फ लेने के बाद वो सफ़ीर के साथ यूनिवर्सिटी रवाना हो गई। सफ़ीर उसे मेन गेट के सामने उतारकर खुद ऑफिस के लिए निकल चुका था। बरका छोटे छोटे कदम उठाते अपनी सोचों में गुम अंदर की जानिब बढ़ रही थी। बेध्यानी में ही उसका पाँव फिसला था और वो धड़म से ज़मीन बोस हुई थी। आर यू ऑल राइट? पास से गुजरते एक शख्स ने पूछा था। जी, एक हरफी जवाब देकर वो अपनी चादर दुरुस्त करते उठ खड़ी हुई। बिना मुड़े वो आगे बढ़ गई थी, जबकि उसके पीछे वो शख्स भी सर झटकता आगे बढ़ गया था। अम्मी, मेरे दोस्त की अम्मी हमारे घर आना चाह रही हैं। बरका के सिलसिले में बरका के यूनिवर्सिटी जाने के बाद अहमद समीना बेगम के कमरे में आया था। कौन दोस्त? समीना बेगम अछेंबे से बोली थी। अम्मी, मेरे दोस्त साइम की अम्मी आना चाह रही हैं। वो अपने छोटे बेटे समीर के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, इसलिए। अहमद ने संभल कर जवाब दिया था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या बरका मान जाएगी? समीना बेगम ने कहा था। अम्मी, बरका से मैं बात कर लूँगा, अभी तो वो पढ़ रही है ना। वैसे भी समीर की नई नई नौकरी लगी है और इसलिए पहले मंगनी वगैरह कर लेंगे। शादी 1-2 साल बाद सही, तब तक बरका भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। अहमद पूरी प्लानिंग किए बैठा था। देख लो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, समीना बेगम ठहर कर बोली थी। आप फिक्र मत करें अम्मी, बरका मेरी जान है, मैं उसके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। और मैं समीर से भी 1-2 बार मिला हूँ, अच्छा लड़का है वो। अहमद उनके हाथ थपथपाते हुए बोला था, जबकि वो उसे देखकर रह गई थी। देखिए अहले मोहब्बत हमें क्या देते हैं, कूचा यार में हम कब से सदा देते हैं। रोज़ खुशबू तेरी लाते हैं सबा के झोंके, अहले गुलशन मेरी वहशत को हवा देते हैं।
منزل شمع تک آسان رسائی ہو جائے اس لیے خاک پتنگوں کی اڑا دیتے ہیں۔ سوئے صحرا بھی ذرا اہل خرد ہو آؤ، کچھ بہاروں کا پتہ آبلا پا دیتے ہیں۔ مجھ کو احباب کے الطاف و کرم نے مارا، لوگ اب زہر کے بدلے بھی دوا دیتے ہیں۔ ساتھ چلتا ہے کوئی اور بھی سوئے منزل، مجھ کو دھوکہ میرے نقش کف پا دیتے ہیں۔ برقع فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، بیگ بھی قریبی پڑا ہوا تھا، جبکہ ذہن صرف امید کے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی وفات کو کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے، برقع اسے بھولنے میں ناکام رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اپنے ولیمے سے اگلا روز یاد آ گیا تھا۔ اس روز وہ صبح دیر تک سوئی رہی تھی، کچھ ولیمے کی تھکن تھی تو کچھ دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نرم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ برقع نے آنکھیں کھولی تو اسے امید دکھا جو گلاب کی ایک کلی کو اس کے چہرے کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیوٹی۔ برقع کو آنکھیں کھولتا دیکھ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ اس کے انداز پر برقع کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن امید نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ امید، ٹائم دیکھیں، سب جاگے ہوں گے۔ برقع نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی، ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ وہ امید کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ کسی نے زور سے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر بولی تھی۔ سامنے دیکھا تو وہی شخص موجود تھا جسے اس نے صبح میں دیکھا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہیں آپ مس؟ وہ شخص نارمل انداز میں بولا تھا۔ آپ سے مطلب؟ برقع سرد لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ جی بالکل، واقعی مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن انسان کو ارد گرد کا بھی ہوش ہونا چاہیے۔ اب کی بار مقابل کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ مطلب؟ برقع چھینبے سے بولی تھی۔ سامنے موجود شخص نے بنا کچھ کہے زمین کی جانب اشارہ کیا تھا جہاں ایک بڑا سا کیڑا مرا پڑا تھا۔ برقع نے ایک گہری سانس لی تھی، اس لیے کہہ رہا تھا کہ انسان کو اپنے آس پاس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ وہ شخص کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہٹلر۔ برقع بڑبڑائی تھی اور اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ برقع، آج کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، تم تیار ہو جانا۔ سمینہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ امی؟ برقع حیرانی سے اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو، لیکن بیٹا تم فکر مت کرو، ابھی تمہاری شادی نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی ابھی تو وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، باقی سب تو بعد میں طے ہوگا۔ سمینہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ پر امی، امید؟ برقع کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ بس بیٹا، جانے والوں کے پیچھے اتنا ماتم نہیں منایا جاتا، اور تم اب امید کو بھول جاؤ۔ بے شک وہ تمہارا شوہر تھا، لیکن وہ اب حیات نہیں ہے۔ سمینہ بیگم آہستگی سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ پر امی، میں نہیں بھول سکتی۔ برقع ان کی گود میں سر رکھے رو دی تھی۔ بیٹا صبر کرو، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ جانتی ہو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے علی، 3 چیزوں کا جب وقت ہو جائے تو اسے مؤخر نہ کرنا۔ نماز کا جب وقت پہنچ جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، بے شوہر عورت کو جب مناسب مرد مل جائے۔ سمینہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی تھیں، جبکہ برقع ان کی گود میں سر رکھے سو چکی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا گھیر دار فراک پہنے برقع نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کی منگنی تھی۔ فنکشن گھر میں ہی رکھا گیا تھا اور تھوڑے ہی مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ ویسے برقع کے نصیب تو دیکھو، شوہر مر گیا، پھر بھی اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ سمرا نے ایک نظر سمیر پر ڈالتے ہوئے سمر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں، ویسے دلہا تو خوبصورت ہے۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ برقع ایک بیوہ ہے، وہ اس سے شادی پر تیار کیسے ہو گیا۔ سمر کہہ کر سمیر کو دیکھنے لگی جو اپنے ساتھ موجود دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ یہ احمد بھائی کے دوست کا بھائی ہے، سمرا نے کریدتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ویسے میں نے اس کی ماں کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ برقع بیوہ ہے، اور یہ بھی کہ پیدا ہونے کے بعد باپ کو کھا گئی، پھر شادی کے بعد شوہر مر گیا۔ سمر طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ پھر سمرا کا تجسس عروج پر تھا۔ اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن میں تمہیں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ یہ عورت برقع کو چین نہیں لینے دے گی۔ سمر برقع کے ہونے والی ساس کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، سمرا نے سر جھٹکا تھا۔ برقع اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا حافظ امید، آج کے بعد میں آپ کو یاد کرنے کا حق کھو دوں گی۔ آج کے بعد میں کسی اور کی امانت بن جاؤں گی۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں خائن نہ بنوں، برقع نے دل میں سوچا تھا۔ منگنی کی رسم خیریت سے سر انجام پا چکی تھی۔ برقع نے ایک نظر اپنی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی پر ڈالی تھی، پھر اٹھ کر چینج کرنے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے کل یونیورسٹی بھی جانا تھا کیونکہ پچھلے 4 دنوں سے وہ چھٹی پر تھی۔ اف اللہ بھائی،
अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी तेज बारिश हो रही है। बरका यूनिवर्सिटी के गेट के करीब शेड में खड़ी थी। अचानक ही सफ़ीर की कॉल आने लगी थी। भाई कहाँ हैं आप? बरका ने छूटते ही पूछा था। बेटा, सड़क पर बहुत ट्रैफिक जाम है, मैं रास्ते में ही हूँ, सफ़ीर बोला था। पर भाई, यूनिवर्सिटी तो तकरीबन खाली हो चुकी है और इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है, बरका तशवीश से बोली थी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, तुम एक काम करो, टैक्सी करके खुद घर आ जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से रश है मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी पहुँचने में घंटा लग जाएगा। सफ़ीर गाड़ियों की लंबी कतार देखते हुए बोला था। अच्छा भाई, मैं खुद ही आ जाती हूँ, बरका कहकर मेन गेट की जानी बढ़ी थी, लेकिन बाही नज़र दौड़ाई तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। उसने अपने मोबाइल पर क्रीम से टैक्सी बुक करवाई और वहीं इंतज़ार करने लगी। टैक्सी आने पर उसने गाड़ी का नंबर अपने मोबाइल से मैच किया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। आप गाड़ी में बैठकर एक शनासा चेहरे को देखकर उसे हैरानी हुई थी। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता था? उस शख्स ने संजीदगी से जवाब दिया था। ये वही शख्स था जो उसे 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी में मिल चुका था। हो सकते हैं। बरका ने कंधे उचकाए थे और उसे एड्रेस समझाने लगी थी। फिर मोबाइल खोलकर उसका नाम सर्च किया। उसामा, नाइस नेम। बरका ने एक नज़र मोबाइल से उठाकर उस पर डालते हुए सोचा था। बुरी बात है बरका। दिमाग ने फौरन तंबीह की थी और वो सर झटकते खिड़की से बाहर देखने लगी। वो घर पहुंची तो समर दरवाजे पर ही मौजूद थी। किसके साथ आई हो? बरका के अंदर दाखिल होते ही समर ने इस्तफसार किया था। भाई लेट हो गए थे इसलिए खुद आ गई, बरका ने दरवाज़ा बंद करते जवाब दिया था। समर बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी जिसे बरका कोई नाम न दे सकी थी। रात का सन्नाटा चहारसू फैला हुआ था। बरका अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक उसे घबराहट सी महसूस हुई थी। उसे अहमद की परेशान आवाज़ आई थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकली। अहमद की आवाज़ किचन की सिमत से आ रही थी। वो सुस्त रवि से कदम उठाती किचन की जानिब बढ़ गई थी। अंदर दाखिल होने से पहले अहमद की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो समीना बेगम से मुखातिब था। अम्मी, समीर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत नाजुक है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आप घर में फ़िलहाल किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपको फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा। अहमद बोला था। अच्छा बेटा, खैरियत से जाओ, मुझे बताते रहना। समीना बेगम की परेशान आवाज़ आई थी। अहमद किचन से बाहर निकलने लगा तो बरका पर्दे की ओट में हो गई और उसके जाने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई। तो सब सच कहते हैं, मैं वाकई बदनसीब हूँ, जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ उस पर आफतें आना शुरू हो जाती हैं, उसने यासिया से सोचा था। वो निहायत खुदतरसी का शिकार हो रही थी। नहीं बरका, तुम्हें मजबूत बनना है, नहीं तो तुम्हारे भाई और अम्मी दुखी रहेंगे, उसने खुद को समझाया था। पहले भी सिर्फ अपने घर वालों की खातिर उसने अपने तमाम दुखों को अपने अंदर छुपा कर रखा था। हर वक्त मुस्कुराने की कोशिश करती ताकि घर वाले मुतमईन रहें, लेकिन तन्हाई पाते ही वो खुद को बिखरा हुआ महसूस करती थी। समीर, जैसे मैंने एक नज़र देखा भी नहीं, मेरे नसीब की स्याही उसे भी निकल गई। बरका के गिरने की से अंदाज में बेड पर लेटी थी। सारी रात उसकी आंखों में ही कटी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर अहमद के सिवा सब मौजूद थे। आंटी, अहमद रात में अचानक फ़ोन आने पर ना जाने कहाँ चले गए, बताया भी नहीं और अब फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। समर ने अरसलान के मुंह में निवाला डालते हुए समीना बेगम को मुखातिब किया था, जबकि समर की बात पर बरका को अच्छू लगा था। बेटा, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए जाना पड़ा, समीना बेगम बोली थी। बरका, तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? क्या रात भर सोई नहीं? अब समर बरका से मुखातिब हुई थी। वो भाभी, आज टेस्ट है मेरा, बरका ने बात बनाई थी, साथ ही एक गहरी सांस ली थी। बेटा, इतनी देर जागने की क्या ज़रूरत थी, एक टेस्ट ही तो था, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सफ़ीर बरका की बात सुनकर बोला था। जी भाई, बरका ने सर हिला दिया, जबकि समर की पुरसोच निगाहें उसी पर मरकूज थीं। अच्छा बरका, आज मेरी बहुत अहम मीटिंग है, तो तुम खुद घर आ जाना, कल से मैं तुम्हारे लिए वैन या बस का पता करूँगा, सफ़ीर बोला था। अब की बार उसने सिर्फ सर हिला दिया था। बरका यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में बैठी ज़मीन से घास खुरच रही थी। उसकी दोस्त रमला धप से आकर उसके पास बैठी थी। इतने दिनों में सिर्फ रमला से उसकी दोस्ती हो पाई थी। क्या हुआ है, इतनी परेशान सी शक्ल क्यों बनाई हुई है? रमला उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए बोली थी। कुछ नहीं, बरका ने अपना लहजा बशाश बनाने की कोशिश की थी। तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकती हो बरका, मेरी दोस्त हो तुम। रमला ने उसका हाथ थपथपाया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, बरका बोली थी, जबकि रमला उसे देखकर रह गई। अच्छा फिर उठो, क्लास का टाइम होने वाला है, रमला ने उसका ध्यान भटकाना चाहा था। बरका भी अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई।
तुम घर कैसे जाओगी आज? रमला ने गेट के करीब आते हुए पूछा था। करीम से कार बुक करवाई है, आने वाली होगी, बरका मोबाइल की जानिब देखते बोली थी। अच्छा वैसे मैं तो चली, नहीं तो अली खुद मुझे लेने पहुंच जाएंगे। उसने मान से अपने शौहर का नाम लिया था और बरका मुस्कुराई थी। तो कैसे जाओगी? बरका ने पूछा था। अपनी गाड़ी है मेरे पास, खुद ड्राइव करूंगी, रमला चाबी लहराते हुए बोली थी। उसके अंदाज पर बरका को हंसी आ गई थी। कुछ मजीद बातें करने के बाद वो जा चुकी थी, जबकि बरका मोबाइल की जानिब मुतवज्जो हो गई, जहां गाड़ी के करीब पहुंचने का निशान आ रहा था। आज फिर उसामा ही सामने मौजूद था। उसे हैरत हुई थी, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करते गाड़ी में बैठ गई। आज तुम फिर अकेली आई हो? बरका के लाउंज में दाखिल होते ही वो उसकी जानिब चलती हुई आई थी। जी भाभी। भाई घर आ गए? बरका ने अहमद के मुतालिक पूछा था। नहीं, अभी नहीं आए, पर आंटी से बात हो गई है। समर ने जांचती नज़रों से उसे देखते हुए जवाब दिया। बरका के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया था, फिर ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती वहाँ से उठ खड़ी हुई। आईने से रहा करे कोई, मुझको मुझसे जुदा करे कोई, बेबसी जान लेने लगती है, जो ना रोए तो क्या करे कोई, शिद्दत गम को जानने के लिए काश आंखें पढ़ा करे कोई। अब ये दिल है कि मैं रहूं खुश और मेरे गम में रहा करे कोई, मैं भी ठहरूं किसी के होंठों पर मेरी खातिर दुआ करे कोई। रोकती है अना ये कहने से मेरे दुख की दवा करे कोई, बेवफाई के सुर्ख मौसम में क्या किसी से वफा करे कोई। शाम हो चुकी थी। अहमद अभी तक घर वापस नहीं आया था। बरका बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी कि अचानक बाहर अहमद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। वो चलती हुई बाहर निकली थी, जहां अहमद अरसलान को प्यार कर रहा था। समर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है, अहमद कुर्सी पर बैठते हुए बोला था। समर जी अच्छा कहते वहां से जा चुकी थी। बरका खोजती निगाहों से उसे देख रही थी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? अहमद ने उसे अपनी जानिब तकता पाकर पूछा था। नहीं भाई। बरका गड़बड़ा गई थी और वापस कमरे की जानिब बढ़ गई। रात में वो किसी काम से समीना बेगम के कमरे की जानिब बढ़ी तो अहमद की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। अम्मी। समीर अब ठीक है, लेकिन उसकी अम्मी बरका के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कर रही थीं। साइम ने मुझसे अपनी अम्मी के रवैये की माजरत की है, लेकिन अम्मी मेरा दिल नहीं मान रहा। बरका इस घर में कैसे एडजस्ट हो पाएगी? और जैसे उसकी अम्मी के अंदाज थे, मुझे लगता है कि वो मंगनी तोड़ देंगे। अहमद की परेशान आवाज़ उभरी थी। बरका ने एक लम्हे को सोचा था, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। समीना बेगम और अहमद दोनों ही उसे देखकर चौंके थे, जिसके चेहरे पर निहायत सर्द तासरात थे। भाई, इससे पहले कि वो मंगनी तोड़े, आप इन्हें ये अंगूठी वापस कर दें। वो अपने हाथ से मंगनी की अंगूठी उतारते हुए संजीदगी से बोली थी। बरका, मैं इस मामले को खुद देख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। अहमद चलता हुआ उसके सामने आया था। नहीं भाई, आप प्लीज़ मेरी बात मान लें। बरका उसके हाथ में अंगूठी थमाते हुए बोली थी। मैं मज़ीद अपनी वजह से आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ, ना समीर से, ना ही किसी और से। फ़िलहाल आप मेरा एमफिल मुकम्मल होने दें और मेरी इतनी फ़िक्र मत करें। जिसके पास इतने प्यार करने वाले भाई हों, वो भला क्यों कर दुखी होगी। वो आगे बढ़कर अहमद का हाथ थामते बोली थी। ठीक कह रही हो, मेरी बहन की इज़्ज़त नफ्स ज़्यादा अहमियत रखती है। अहमद उसके सर पर हाथ फेरते बोला था। बरका ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी थी। बरका की मंगनी टूटने की खबर घर में सबको मालूम हो चुकी थी। एक मरतबा फिर घर में खामोशी सी छा गई थी। आप सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोई मर गया हो? एक मंगनी ही टूटी है ना, इसके पीछे इतना उदास क्यों है? वो टेबल पर केक रखते बोली थी। लें, मैंने केक बनाया है, खाकर बताएं कि कैसा है। वो कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ चुकी थी। तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समरा के चेहरे पर हैरत दर आई थी। जिस शख्स को मैंने देखा ही नहीं, भला उससे रिश्ता ख़त्म होने पर मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? आप लोग भी दोबारा इस मौजू पर गुफ्तगू मत कीजिएगा। वो अपने लिए केक काटते हुए संजीदगी से बोली थी। समर ने हैरानी से उसे देखा था, लेकिन बोली कुछ ना थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही 2 दिनों से? सफ़ीर बोला था। बस भाई, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कल से जाऊंगी, बरका बोली थी। अंदाज में कहीं भी दुख की रमक तक ना थी। तुम 2 दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? रमला ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया था। यार, घर में कुछ मसाइल थे इसलिए, बरका ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, मैं क्लास से होकर आई, रमला कहकर उठ चुकी थी, लेकिन क्लास में जाने के बजाय वो ग्राउंड की दूसरी जानिब गई थी। भाई बात सुने, उसने किसी को बुलाया था। हाँ बोलो रमला। बरका ने कुछ बताया? मुकाबिल ने पूछा था। नहीं भाई, मैं नहीं जानती वो क्यों दुखी रहती है, ना ही वो किसी को बताती है। मैं एक काम करती हूँ कि आपका रिश्ता लेकर इसके घर चली जाती हूँ। अब अम्मी अब्बू नहीं है तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। रमला शरारत से बोली थी। हाँ भाई, तुम ही जाओगी, लेकिन मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बोला था। देख लें भाई, ये ना हो कि उसके पहले ही किसी और से शादी हो जाए और आप देखते रह जाएं। रमला उसको बहुत सी सोचों में घिरा छोड़कर जा चुकी थी।
बरका आज लास्ट क्लास फ्री है ना, तो हम कहीं आइसक्रीम खाने चलते हैं, साथ ही मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगी और तुम्हारा घर भी देख लूंगी। रमला दरवाजे की जाने बढ़ते हुए बोली थी। इसकी क्या ज़रूरत है, भाई आ जाएंगे मुझे लेने। बरका हिचकिचाई थी। अरे हाँ, लेकिन आज अली ने लेट घर आना है तो मैं बोर ही होती रहूंगी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ टाइम गुजार लूँ। वैसे तुम अपने भाई से फ़ोन पर पूछ लो, रमला बोली थी। अच्छा, बरका कहकर फ़ोन मिलाने लगी थी। वो कह रहे हैं कि चली जाओ। बात करने के बाद बरका बोली थी, वाओ, यानी कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। रमला उसका हाथ थामकर गेट की जाने बढ़ी थी। बरका ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। बरका और रमला इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में बैठी आइसक्रीम खा रही थी। यार, तुमने मुझे कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। रमला आइसक्रीम खाते बोली थी। बताने को कुछ है ही नहीं, मेरे 2 भाई हैं और एक अम्मी। बरका बोली थी। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, रमला मगन अंदाज में बोली थी। लेकिन उसकी बात पर बरका के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया था। आई एम सॉरी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, रमला उसके तासरात देखकर बोली थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एक लड़की चलती हुई आई थी और इनके करीब आ रुकी थी। कैसी हैं आप भाभी? भाई के जाने के बाद तो आपने दोबारा राब्ता ही नहीं किया। वो सना थी, उमैद की छोटी बहन। कैसी हो तुम सना? बरका उठकर उससे मिली थी, जबकि रमला का जहन भाभी वाली बात पर अटक चुका था। मैं ठीक भाभी, एक्चुअली कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, आप नजर आई तो सोचा मिल लूँ, वरना घर में तो आपका नाम लेने पर भी पाबंदी है, सना दुखी लहजे में बोली थी। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं थी, तुम्हारी कज़न भी हूँ। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, बरका मुश्किल से मुस्कुराते बोली थी। जी खैर, अब मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। वो एक नज़र रमला पर डालकर वहाँ से चली गई थी। ये क्या चक्कर है, रमला उसके जाने के बाद बोली थी। मतलब, बरका बोली थी, मतलब ये कि ये लड़की तुम्हें भाभी क्यों कह रही थी, रमला ने बेचैनी से पूछा था। क्या ये सब बताना ज़रूरी है, बरका ने एक गहरी सांस भरते पूछा था। नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो बेशक मत बताओ, रमला बोली थी, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन वाज़ेह थी। तुम भी अंदर चलो ना रमला, अम्मी से मिल लेना। बरका घर के बाहर गाड़ी रुकने पर रमला से मुखातिब हुई थी। हाँ चलती हूँ, रमला बोली थी। वो दोनों आगे पीछे चलती हुई अंदर दाखिल हुई थीं। अम्मी, ये रमला है, मेरी दोस्त। बरका इसका समीना बेगम से तारुफ करवाते हुए बोली थी। रमला आगे बढ़कर उनसे मिली थी। रमला, तुम अम्मी के साथ बैठकर गपशप करो, मैं ज़रा कपड़े बदल कर आती हूँ, बरका उसे कहते वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। कैसी हो आप, समीना बेगम ने रमला से पूछा था, जबकि बरका वहाँ से जा चुकी थी। वो लोग बातों में मसरूफ़ थीं कि समर अंदर दाखिल हुई थी। रमला, ये मेरी बड़ी बहू है समर, समीना बेगम ने समर का तारुफ करवाया था। और ये रमला है, बरका की दोस्त। वो समर से मुखातिब हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, रमला खुश दिली से बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, समर ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया था और वहीं बैठ गई थी। वैसे हैरत है कि तुमने बरका जैसी लड़की से दोस्ती कर ली, समर तंजिया अंदाज में बोली थी। जी, समर नासमझी से उसे देखने लगी थी। मतलब ये कि उस जैसी बदकिस्मत लड़की के साथ दोस्ती कर ली, जो पहले अपने बाप को खा गई, फिर शादी हुई तो शौहर मर गया, दोबारा मंगनी हुई तो उसके काले नसीब की वजह से वो भी हस्पताल पहुंच गया और मंगनी टूट गई। समर ने जहर उगला था। समर, अपनी जुबान को लगाम दो, समीना बेगम गुस्से से बोली थी। मुझे चुप करवाने से क्या होगा, सच हमेशा कड़वा ही लगता है और आप लोग अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर चुके हैं, समर इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली थी। आप जैसे लोग पढ़े लिखे जाहिल होने की आला मिसाल है। इस सब में रमला पहली मर्तबा बोली थी। आप खुदा के फैसलों पर सवाल उठाकर शिरक कर रही हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप बरका को कैसे कसूरवार ठहरा सकती हैं। अल्लाह आपको हदायत दे, रमला समर से मुखातिब हुई थी। अपनी बात कहकर वो खड़ी हो चुकी थी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वो समीना बेगम से मिलकर जा चुकी थी। समर भी तनफन करती अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, जबकि समीना बेगम महज अफसोस के सिवा कुछ न कर सकी थी। फ्रेश होने के बाद बरका कपड़े बदलकर ड्राइंग रूम में वापस आई तो देखा रमला मौजूद नहीं थी। अरे, रमला कहाँ गई अम्मी, उसने समीना बेगम से पूछा था। क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारे उठने के बाद समर आई थी, बेचारी बच्ची के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की कि वो शर्मिंदा होकर चली ही गई, समीना बेगम बोली थी। मतलब, बरका छिंबे से बोली थी। मतलब ये कि उसने बिला वजह ही तुम्हारी दोस्त को बातें सुना डाली, साथ ही तुम्हारे बेवा होने और मंगनी टूटने का भी बता दिया। मैं तो मना ही करती रह गई, लेकिन समर कहाँ किसी की सुनती है, अल्लाह ही उस पर रहम करे, समीना बेगम तासुब से कहकर वहाँ से उठ चुकी थीं, जबकि बरका का चेहरा जब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। भाई कहाँ हैं आप, घर में दाखिल होते ही रमला ऊंची आवाज़ में उसामा को पुकारने लगी थी। क्या हुआ है,
इतनी अताउली क्यों हो रही हो? आ रहा हूँ। ऊपर वाली मंजिल से उसामा की आवाज़ आई थी। रमला तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ है? उसामा एक कमरे से निकला था। रमला तेज़ी से चलती हुई उस तक गई थी। मुझे आपको कुछ बताना है, रमला संजीदगी से बोली थी। क्या? उसामा उसकी संजीदगी देखकर हैरान हुआ था। बरका के मुतलिक बात करनी है। रमला के जवाब पर उसका पूर्व बात सुनने का मुंतज़िर हो चुका था। भाभी, आपने रमला के सामने क्या कहा है? बरका समर के कमरे में जाकर बोली थी। समर जो अपने बाल बना रही थी, बरका के अचानक कमरे में आने पर चौंक गई थी। क्या तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि दूसरों के कमरे में बिना इजाज़त दाखिल नहीं होते? वो मुड़कर बोली थी। भाभी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है क्योंकि आप मेरी बड़ी हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि मेरी मेहमान के साथ ऐसा सलूक करें। बरका एक गहरी सांस लेकर बोली थी। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे क्या बात करनी है? समर तंजिया लहजे में बोली थी। याद रखो बीबी कि ये मेरे शौहर का घर है। मैं तुम में से किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। और तुम? समर ने अपनी उंगली से उसकी जानिब इशारा किया था। तुम मेरे मामलात से ज़रा दूर ही रहा करो तो बेहतर है। जितने दिन इस घर में हो ज़रा सुकून से गुजार लो, और अब निकलो मेरे कमरे से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बदबख्ती का असर मुझ पर या मेरी औलाद पर पड़े। समर कहकर दोबारा बाल बनाने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि बरका सदमे से उसे देखने लगी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि समर के दिल में उसके लिए इतना बुग़्ज़ है। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। मैं आपको पूरी बात बता चुकी हूँ भाई, अब आप मुझे बताएं कि आप बरका के साथ सीरियस हैं कि नहीं? रमला संजीदगी से बोली थी। इस वक्त वो दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे थे। रमला की बात पर उसामा ने निगाह उठाकर उसे देखा था। जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था तो दिल ने कह दिया था कि यही मेरी शरीके हयात बनेगी, और तुम्हें लग रहा है कि मैं संजीदा ही नहीं हूँ। उसामा का अंदाज़ ऐसा था गोया उसे रमला से इस बात की तवक्को ना हो। सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। रमला शर्मिंदगी से बोली थी। खैर है। उसामा हनूज़ किसी सोच में गुम था। किस सोच में गुम है भाई? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बरका के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया था। लेकिन अब आप अच्छे से सोच लें, ये ना हो कि उसके घर वाले कहीं और उसकी बात तय कर दें। रमला बोली थी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो भला क्यों इनकार करेगी? इतना अच्छा तो मेरा भाई है। और आप मुझे एक दफ़ा बात तो करने दें। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसामा सोफे से टेक लगाते हुए बोला था। वाह भाई, लड़की आपने खुद पसंद की और अब मुझे कह रही हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी। रमला शरारत से बोली थी। उसामा ने उसे एक घुरी से नवाजा था। हाँ, किया है पसंद, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरी नीयत कतन गलत ना थी। मैं उससे निकाह करके बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता था। और तुम भी जानती हो कि मैंने यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मुझे उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। उसामा को रमला की बात पसंद नहीं आई थी। अरे भाई, ब्रेक पर पाँव रखें, मैंने तो मजाक में बात की थी। रमला एकदम बोली थी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी गलत सोचो। जो बात है वो पूरी तुम्हारे सामने है। उसामा बोला था। तभी रमला के मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। अच्छा भाई, अली की कॉल है, मैं अब चलती हूँ। कल खाला को लेकर मैं बरका के घर जाऊंगी। उसने अपनी सास का नाम लिया था, साथ ही उठ खड़ी हुई थी। एक तो अली को भी आराम नहीं है। उसामा उसे चिढ़ाने को बोला था। वाह भाई, खुद तो इश्क के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और अली को ताना दे रहे हैं। रमला जाते हुए मुड़कर बोली थी। जा बहन, कुछ नहीं कहता तेरे अली को। उसामा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। जवाबन वो उसे खुदाफिज कहते जा चुकी थी। खाला, आपको पता है कि उसामा भाई को एक लड़की पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि हम उनका रिश्ता लेकर जाएं। रात खाने की मेज़ पर रमला बोली थी। उसकी बात पर खाना खाते अली को अछू लगा था। मतलब कि उसामा। वो पानी पी उठाते हंसते हुए बोला था। खबरदार अली, जो आपने मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। रमला ने उसे बोलने से पहले ही वार्न किया था। अरे क्यों ना बोलूं, तुम्हें सब बता दिया और मुझे नहीं बताया। हमारी बचपन की दोस्ती को वो भूल गया। साले साहब की तो मैं कल खबर लेता हूँ। अली ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। ओहो, तुम लोग अपना लड़ना तो बंद करो। रमला, तुम मुझे पूरी बात बताओ। अब की बार बीबी जान बीच में बोली थी। खाला, आप कल मेरे साथ उसके घर चलना, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। रमला बोली थी। अच्छा, तो अब मुझे सारा मामला समझ में आया। तो यानी साले साहब जब इसी लिए पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी यूनिवर्सिटी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अपने लिए लड़की जो तलाश कर रहे थे। अली रमला को एक नज़र देखकर अपनी हंसी दबाते बोला, जिस पर रमला ने फोर्क उसके हाथ में चुभोया था। उफ, जालिम औरत, इतनी ज़ोर की मारा है। वो अपना हाथ सहलाते बोला था। तुम दोनों सीधे तरीके से
आगे देखकर खाना खाओ। बीबी जान ने इन्हें घुरका था। जी खाला। रमला एक गौसीली निगाह अली पर डालकर खाने की चाहने मुतवज्जो हो गई। ऐसे ना देखो, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। अली महफूज होता उसके कान में बोला था, जबकि रमला उसे घूर कर रह गई थी। भाई, मुझे आज ज़रा जल्दी जाना है। अगले रोज़ सुबह मैं बरका सफ़ीर से बोली थी। बस बेटा निकलते हैं। सफ़ीर गाड़ी की चाबी उठाते बोला। चलो। वो सबको खुदाफिज कहता बरका के साथ बाहर आ चुका था। आज रमला से एक्सक्यूज़ कर लूँगी। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे घर वालों के बारे में। खैर, उसे पता तो चल ही जाना था सब। गाड़ी रुकने से वो एकदम अपने ख्यालात से बाहर निकली थी। आज मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जब फारिग हो जाओ तो मैसेज कर देना। सफ़ीर बोला था। जी भाई। वो कहते हुए गाड़ी से उतर गई। यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचकर उसकी आंखें मुसलसल रमला को तलाश कर रही थीं। वैसे तो रोज़ मुझसे पहले ही पहुंच जाती है, आज ना जाने कहाँ रह गई। बरका सोचती हुई क्लास की जाने बढ़ी थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि रमला उसके घर ही मौजूद है। अरे, कितनी देर से बेल बज रही है, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? समीना बेगम कहते हुए दरवाजे की जाने बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने रमला को सामने खड़ा पाया। अरे बेटा, तुम कैसी हो? आओ, अंदर आओ। उन्होंने रमला को अंदर आने का रास्ता दिया था। आंटी, मेरी खाला, वो बीबी जान का तारुफ करवाते बोली थी। कैसी हैं आप? समीना बेगम उनसे मिली थीं और फिर इन्हें बैठक में बिठाया था। आप बैठे, मैं चाय वगैरह का बंदोबस्त करवाती हूँ, समीना बेगम कहकर बाहर जाने लगी थीं। अरे आंटी, इस सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप यहाँ बैठें। रमला इन्हें रोकते हुए बोली थी। अच्छा, बस मैं अपनी बहू को चाय का कहकर अभी आई। वो कहकर बाहर चली गई थीं और 2 मिनट बाद दोबारा वापस आई थीं और उनके करीब ही बैठ गई थीं। आंटी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कल भी बात करना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी थी, इसलिए आज दोबारा आई हूँ। रमला ने बात का आगाज़ किया था। आप जो कहना चाह रही हैं वो खुलकर कहो, समीना बेगम बोली थी। बात दरअसल यह है कि हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं, अपने बेटे उसामा के लिए, बीबी जान बोली थी। समीना बेगम ने कुछ कहने को मुंह खोला था कि रमला ने उनकी बात काट दी। देखें, आप आराम से सोच लें। उसामा भाई बहुत अच्छे हैं, बरका उनके साथ बहुत खुश रहेगी। वैसे भी जब मैंने पहली दफ़ा बरका को देखा था तो सोच लिया था कि उसे अपनी भाभी बनाऊंगी। रमला बोली थी। आप की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समीना बेगम कुछ कहते कहते रुक गई थी। देखें, बरका के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में मुझे रमला ने बताया है, लेकिन हम इतने तंग नज़र नहीं हैं कि एक मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम तराशी करें। आप अच्छे से सोच लें, छानबीन भी करवा लें, फिर हमें जवाब दीजिएगा, बीबी जान बोली थी। इतने में समरा चाय लेकर अंदर दाखिल हुई थी। इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा आएंगे तो चाय ज़रूर लेंगे। अब हम चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगी। बीबी जान उठ खड़ी हुई थी। समीना बेगम भी खड़ी हुई थी। जी, मैं अपने बेटों से बात कर लूँ, फिर आपको बताऊंगी, वो बोली थी। अलविदाई कलमात कहने के बाद वो जा चुके थे। अलबत्ता समरा अभी भी मामले की टोह में थी। शाम में समीना बेगम ने सारी बात अहमद और सफ़ीर के सामने रखी थी। ये तो अच्छी बात है अम्मी, लेकिन आप पहले बरका से पूछ लें। मैं नहीं चाहता कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो। और सफ़ीर, तुम उसामा का बैकग्राउंड चेक करवा लो। सारी बात सुनने के बाद अहमद बोला था। जी भाई, सफ़ीर ने जवाब दिया। मैं बरका से पूछ लूँगी, लेकिन सच तो ये है कि तुम दोनों ने उसे बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया है। ख़ास तौर पर मंगनी टूटने वाले वाक़ये के बाद से। समीना बेगम ज़रा रूठे अंदाज में बोली थीं, क्योंकि जब उन्होंने बरका से इस मौजू पर बात की तो वह हत्ते से उखड़ गई थी और इन्हें साफ इनकार कर दिया था। क्यों भला? मेरी बहन ने क्या किया? सफ़ीर बोला। इनकार कर दिया और कहती है कि कल रमला को पूछूंगी कि उसे हमदर्दी का कौन सा बुखार चढ़ा है। समीना बेगम ने उसकी बातें दोहरा दी थीं। मैं बात करूंगा अम्मी, वो मुझे मना नहीं करेगी, अहमद ने जवाब दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस अब मेरी एक ख्वाहिश है कि बरका का घर भी बस जाए तो मैं सुकून से मर सकूं। समीना बेगम ने गहरी सांस ली थी। अरे अम्मी, आप कैसी बातें करना शुरू हो गई हैं। देखिएगा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, सफ़ीर इन्हें अपने साथ लगाते बोला। अहमद भी सर हिलाकर रह गया। अल्लाह भाई, आप तो हॉर्न पर हाथ ही रख लेते हैं। आ रही हूँ। बरका बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे से निकली थी कि उसका टकराव समर से हो गया। वैसे तुम आखिर चीज़ क्या हो? लड़के फांसने का हुनर तो तुम्हें खूब आता है। अपनी दोस्त के भाई को भी नहीं छोड़ा, समर तंजिया अंदाज में बोली थी। बरका ने एक गहरी सांस ली थी। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ भाभी, और आप प्लीज़ मेरी इतनी फिक्र मत किया करें। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया था। तो गोया तुम बड़े छोटे की तमीज़ भी भूल चुकी हो। उसके अंदाज पर समर को आग सी लग गई थी। नहीं भाभी, आप हमेशा से ही मेरे लिए मोहतरम रही हैं, लेकिन
میں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ آپ کی بلا وجہ کی باتیں سنوں، برقع کہہ کر ان کی سائڈ سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھ سے بدتمیزی کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا برقع، اس کے جانے کے بعد سمر بڑبڑائی تھی۔ برقع یونیورسٹی پہنچ کر رملہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو کبھی اپنے بھائی کا نام تک نہیں لیا میرے سامنے، اور اب رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ ذرا آئے تو ہمدردی کا بھوت اتاروں گی اس کے سر سے۔ برقع ٹہلتی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ بلا ارادہ ہی گیٹ کی جانب نگاہ دوڑائی تو اسے رملہ اسامہ کی گاڑی سے نکلتی نظر آئی۔ کیا رملہ اسامہ کو جانتی ہے؟ وہ سوچ ہی سکی تھی کہ اسے رملہ اندر کی جانب بڑھتی دکھائی دی تھی۔ برقع فوراً اس کی جانب بڑھی تھی۔ رملہ یونیورسٹی کے اندر پہنچی تو گیٹ کے قریب ہی برقع کو اپنا منتظر پایا تھا۔ آج تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ برقع نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے بھائی کے ساتھ آئی ہوں، وہ ذرا حیرانی سے بولی تھی۔ اور تمہارے بھائی کا نام اسامہ ہے؟ برقع کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں، رملہ بولی تھی۔ برقع کی نظروں میں ایسا کچھ تھا جسے رملہ کوئی نام نہ دے پائی تھی۔ کیا اسامہ کا ہی رشتہ تم میرے لیے لے کر آئی تھی؟ برقع کی قطعیت سے بولی تھی۔ ہاں، لیکن برقع تم پلیز میری بات سنو۔ رملہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ برقع نے اس کی بات کاٹ دی۔ رملہ، تم میری بہت اچھی دوست ہو اور ہمیشہ رہو گی، لیکن تم اپنے بھائی تک میرا انکار پہنچا دینا۔ میں اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ مطمئن انداز میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، برقع سرد لہجے میں بولی تھی۔ بولتے بولتے وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ میری اب بس ہو چکی ہے۔ سب نے میری شادی کو ایک ایسا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جو حل نہ ہوا تو کوئی آفت آ جائے گی، لیکن میں اپنی زندگی کو مزید کسی تجربے کی نظر نہیں کروں گی۔ اب جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ برقع بول کر ایک نظر ساکت کھڑی رملہ پر ڈال کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ برقع کلاس لے کر کینٹین کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک کہیں سے اسامہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، راستہ چھوڑے میرا، وہ دبا دبا چلائی تھی۔ بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ آپ نے رملہ کو انکار کیوں کیا؟ اسامہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس ہے، اور میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گی۔ ابھی تو صرف رملہ کو انکار کیا ہے، کل تک آپ کی بیوی جان تک بھی میرا انکار پہنچ جائے گا۔ برقع ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیوں؟ اسامہ نے اپنے غصے کو دباتے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ میری زندگی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا۔ میں آپ سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صبح سمر کی گئی باتوں کا غصہ پہلے رملہ پر اترا تھا اور اب اسامہ پر۔ وہ کہہ کر سائڈ سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ اسامہ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اور ایک اور بات، آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کی شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، چاہے آپ کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ اسامہ کا لہجہ برقع کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کپ کپاتے لہجے میں وہ بولی تھی۔ اسامہ نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ مطلب آپ کو بہت جلد ہی سمجھ آ جائے گا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ خود ہی ہاں کر دیں، اسامہ کہہ کر آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ برقع کئی لمحات کے لیے وہاں سے ہل نہ پائی تھی۔ برقع سے بات کرنے کے بعد اسامہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ اف اسامہ، یہ کیا کیا تو نے؟ ایسا نہیں کرنا تھا، نہ جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھاما تھا۔ برقع پر تمہارا پہلا امپریشن ہی اتنا برا پڑا ہے، اب کیا کرو گے اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ برقع کو خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا، وہ زور سے بولا تھا، اور پھر خود ہی اپنے الفاظ پر حیران بھی ہوا تھا۔ وہ شروع سے ہی نہایت پریکٹیکل سوچ کا حامل تھا، لیکن برقع کی جانب اپنے دل کو مائل ہونے سے نہ روک سکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے اپنی کنپٹیاں مسلی تھیں۔ محبت؟ کہیں اندر سے آواز آئی تھی۔ بھلا ایک دو دفعہ دیکھنے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے خود کو جھٹلایا تھا، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ محبت چپکے سے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ وہ جو ہمیشہ پیار محبت کو مذاق سمجھتا آیا تھا، آج بری طرح سے دل کے آگے ہار چکا تھا۔ نہیں، میں برقع کو انکار کرنے نہیں دوں گا، اس نے سوچا تھا اور گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ جب درد کی شمعیں جلتی ہیں، احساس کے نازک سینے میں ایک حسن سا شامل ہوتا ہے، پھر تنہا تنہا جینے میں، کچھ لطف کی گرمی کی خاطر، کچھ جانے وفا کے صدقے میں، گیسوئے علم کے سائے میں راحت سی ملی ہے پینے میں، آغوش تمنا چھو آئیں جب زلف یار کی خوشبو میں، آنکھوں میں سامن لہرایا دیپک سا سلگا سینے میں، موسیقی حسن کی موجیں تھی کچھ آنکھوں میں، کچھ پیالوں میں، جو ساحل دل تک ہو آئیں یادوں کے ایک سفینے میں، پلکوں پہ سلگتے تاروں سے
میں رات کی افشاں چن نہ سکا، شولوں کو چھپائے پھرتا ہوں میں دل کے ایک نگینے میں۔ یونیورسٹی کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھ کر وہ اسامہ کی کہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ کتنے یقین سے وہ کہہ رہا تھا کہ میری شادی اس سے ہی ہوگی۔ اس کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ نہیں، میں بھائی کو منع کر دوں گی۔ کیا میری زندگی کوئی کھیل ہے؟ نہیں، میں اب شادی کروں گی ہی نہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ سوچتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر پھسلنے والا ایک آنسو صاف کیا تھا۔ اسامہ، ضروری نہیں کہ تم اپنی ضد پوری کرو، میں تمہاری مرضی کی پابند نہیں ہوں۔ دل میں ہی وہ اسامہ سے مخاطب ہوئی تھی اور پھر موبائل پر ٹائم دیکھتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ وہ سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں آ گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ایک دفعہ میری بات سن لیں، پھر جو چاہے فیصلہ کیجیے گا، اسامہ اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، ورقا نے کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی کہ اسامہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ مجھے بات کرنی ہے، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے سے وہ تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی۔ تم کیا ہو؟ جی؟ اس کے بے تکے سوال پر برقع حیران ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھے سمجھ کر کیا کریں گے؟ پلیز میرے راستے سے ہٹے، یہاں تماشا مت بنائیں۔ برقع دبے لہجے میں بولی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسامہ اس کی بات کاٹ گیا۔ صرف چند لمحے، پلیز۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ ضد ہوئی تھی۔ کیونکہ تم مجھے انکار کا جواز نہیں بتا رہی۔ مجھے نہیں پتا، تمہیں پتا ہے مگر تم بتانا نہیں چاہتی، یہی سمجھ لیں۔ برقع نے آگے پیچھے دیکھتے بولا تھا کیونکہ بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ برقع، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، اسامہ آہستگی سے بولا تھا۔ برقع نے حیرت سے سر اٹھایا تھا، پھر موبائل پر سفیر کی کال آتی دیکھ کر فوراً باہر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ برقع نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سفیر نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا اور گاڑی چلانے لگا۔ کیا ہوا بھائی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ برقع نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، یک حرفی جواب آیا تھا۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے سوچا تھا۔ سفیر کا رویہ نہایت عجیب سا تھا۔ پہلے تو وہ برقع کے بیٹھتے ہی آگے پیچھے کی باتیں شروع کر دیتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر آج خاموش تھا، اور یہی بات برقع کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سفیر گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ برقع اس کے رویے پر حیران رہ گئی تھی۔ پھر خود بھی اندر کی راہ لی تھی۔ سمینہ بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سفیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اسامہ نہایت اچھا لڑکا ہے، آپ لوگ ہاں کر دیں۔ سفیر کی بات سن کر برقع کو حیرت نے آن گھیرا تھا، پر برقع سے تو پوچھا ہی نہیں۔ احمد کی آواز آئی تھی۔ میں پوچھ چکا ہوں۔ سفیر کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بھائی نے مجھ سے کب پوچھا؟ باہر کھڑی برقع نے سوچا تھا، پر احمد نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ سفیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھائی، میں نے ساری معلومات نکلوا لی ہیں۔ 10 سال پہلے اسامہ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ رشتہ داروں میں بہن اور خالہ ہی ہیں۔ جائیداد کے نام پر صرف ایک گھر ہی اس کے پاس۔ کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے لیکن نوکری نہیں ملی، اس لیے یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب کر رہا ہے، ساتھ ہی کریم پر گاڑی بھی چلاتا ہے۔ بہت امیر تو نہیں ہے لیکن محنتی ہے، برقع کے لیے پرفیکٹ ہے، سفیر بولا تھا۔ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں پہلے برقع سے خود بات کروں گا، پھر کوئی فیصلہ ہوگا، احمد قطعی لہجے میں بولا تھا۔ وہ لوگ مزید بھی کچھ بات کر رہے تھے لیکن برقع اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سفیر بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے گاڑی میں اتنا سرد رویہ رکھا اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاں کر دی۔ اس نے کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتے سوچا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ برقع سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اندر داخل ہونے والا سفیر تھا۔ کوئی کام تھا بھائی تو مجھے بلا لیتے۔ برقع اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفیر چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ بیٹھو، وہ بولا تھا، ساتھ ہی خود بھی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ برقع بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ تم اسامہ کو کب سے جانتی ہو؟ سفیر کا سوال اس کے اعصاب پر دھماکہ کر گیا تھا۔ بھائی، برقع گنگ رہ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سفیر اس سے ایسی بات کرے گا۔ میں سب جانتا ہوں برقع۔ سفیر کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ کیا جانتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ میں نے آج تمہیں اسامہ کے ساتھ دیکھا تھا جب تمہیں لینے آیا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا جانتا ہوں؟ سفیر اس کی جانب دیکھتے بولا تھا، جو بمشکل اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، برقع فوراً بولی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں نے سب سے بات کر لی ہے۔ اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، تمہاری شادی اسامہ سے ہوگی۔ تم احمد بھائی کو بھی ہاں کہہ دینا۔ سفیر
उसकी बात काट कर बोला था। लहजा हारा हुआ था, साथ ही उठ खड़ा हुआ था। तुम मेरा फख्र थी बरका, लेकिन मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। सफ़ीर बोलकर जा चुका था, जबकि बरका के अल्फाज उसके हलक में ही अटक चुके थे। वो कहना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन वो बोल भी ना पाई थी। और वो ये भी नहीं जानती थी कि दरवाजे पर किसी ने उनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी है। भाई, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या इन्हें अपनी बरका पर यकीन नहीं? आंसू उसके चेहरे को नम कर रहे थे। काफ़ी देर वो खुद से बेनियाज वहीं बैठी रही थी। बरका, तुम्हें अहमद बुला रहे हैं, समर उसके कमरे में दाखिल होकर बोली थी। बरका को रोते देखकर उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। अपना पैगाम देकर वो रुकने के बजाय वापस जा चुकी थी, जबकि बरका अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई थी। अब अहमद भाई ने क्यों बुलाया है, वो सोचती हुई उनके कमरे की जानिब बढ़ी थी। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई तो सफ़ीर के सिवा सब वहाँ मौजूद थे। आओ बरका, बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, अहमद ने कुर्सी की जानिब इशारा करते कहा था। बरका खुद से उलझती वहाँ बैठ गई थी। इतने में दरवाज़ा दोबारा बजा था और सफ़ीर अंदर आया था। भाई, आपने बुलाया था, वो अंदर दाखिल होते बोला था, लेकिन बरका को वहाँ बैठा देखकर एक लम्हे को ठटका था। हाँ आओ, अहमद बोला। बरका, परसों तुम्हारा और उसामा का निकाह है, साथ में रुखसती भी, अहमद ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा था। जी? एक लम्हे को तो वो कुछ कह ना पाई थी। लेकिन क्यों भाई? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, हिम्मत जमा करके वो बोली थी। शादी नहीं करना चाहती, लेकिन चक्कर चलाकर हमारे सरों में खाक डालने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, समर बोली थी। समर, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, अहमद ने तंबीह की थी। भाई, आप क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे आपको शर्मिंदगी हो, बरका सपाट लहजे में बोली थी। अब तो तुम मुकर ही जाओगी ना, लेकिन क्या ये झूठ है कि आज तुम यूनिवर्सिटी में उसामा से मिली थी और उससे पहले 2 दफ़ा वो तुम्हें घर भी छोड़ने आया था? समर इस सहजाइया अंदाज में बोली थी। भाभी, आप, बरका कुछ कहने ही लगी थी, लेकिन समीना बेगम ने उसकी बात काट दी। ये सच है या झूठ, एक बात करो, समीना बेगम बोली थी। सच ही है, लेकिन, बरका बोली थी। बस, मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे अफसोस हो रहा है बरका कि मैं तुम्हारी तरबियत ना कर सकी। तुमने तो अपने भाइयों का भी ना सोचा जो तुम पर जान छिड़कते हैं, समीना बेगम दुखी लहजे में बोली थी। तुम्हारे बाप की वफात के बाद मैंने पूरी कोशिश की तुम लोगों को गलत राह की जानिब चलने से बचा सकूं, लेकिन मैं नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगी बरका। तुमने मुझे सर उठाकर जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? क्या ये सब झूठ है? अभी तुमने खुद कहा कि ये सब सच है। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बरका। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। तुमसे दरख्वास्त है, मज़ीद हमें रुस्वा मत करना, और आज के बाद मेरा तुमसे हर रिश्ता ख़त्म है बरका, समीना बेगम ने अपने आंसू साफ करते कहा था। बरका हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। वो उठकर जा चुकी थी, साथ ही सफ़ीर भी निकल चुका था। तुम मेरा मान थी बरका, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, अहमद हारे हुए लहजे में बोला था, साथ ही कमरे से निकल गया। कमरे में सिर्फ समर बाकी रह गई थी, जो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देख रही थी। सबके बाहर निकलने के बाद वो चलती हुई उसकी तरफ आई थी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा ये हाल देखकर बरका, कहा था ना कि अपने काम से काम रखो और अहमद को मुझसे बदगुमान मत करो, लेकिन देखो क्या हो गया। आज तुम्हारे सारे अपने ही तुमसे दूर हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था बरका, ये उसका बदला है। अब ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम सारी उम्र अपनों की बेइतनाई सहोगी और कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, समर गुस्से में बोली थी, साथ ही कमरे से बाहर निकल गई। भाई, आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है, रमला उसामा के सामने आकर बैठते हुए बोली थी। तुम्हें अपने घर में चैन नहीं मिलता जो हर वक्त यहाँ पाई जाती हो, उसामा तपा हुआ बोला था। दोपहर में बरका की कही बातें उसके जहन से नहीं निकल रही थीं। ओहो, तो मूड ख़राब है, लेकिन मेरी बात सुनकर मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रमला मुस्कुराते हुए बोली थी। सुना भी दो, वो बेजारी से बोला। ओके तो सुने, बरका के घर वालों ने हाँ कर दी है और वो लोग चाहते हैं कि परसों निकाह भी हो जाए, और बीबी जान ने भी परसों निकाह के लिए हामी भर ली है, रमला सस्पेंस ख़त्म करते हुए बोली थी। क्या वाकई? उसामा को एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया था। रमला ने इस बात में सर हिलाया था। ओह अल्लाह तेरा शुक्र, उसामा ने एक गहरी सांस ली थी। लेकिन इतनी जल्दी निकाह? वो सोचकर बोला था। अरे भाई, आप आम खाएं गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं, रमला बेतवजी से बोली थी। खैर, अब उठें और मुझे चलकर शॉपिंग करवाएं, परसों निकाह है, रमला ने जल्दी मचाई थी। हाँ, तो इस अली को कहो ना कि वो करवाए, उसामा आंखें बंद करते बोला था।
आप बरका के मुतालिक बाद में सोच लीजिएगा, अभी उठ जाए। रमला उसकी बंद आंखों पर चोट करते हुए बोली थी। उसामा ने खुसियाकर आंखें खोल ली थीं। अम्मी, क्या आपको वाकई मुझ पर यकीन नहीं है? बरका उनके कमरे के दरवाजे में खड़ी बोली थी। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा था, बहुत था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, शादी के बाद भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, समीना बेगम कहकर रुख मुड़ चुकी थी, जबकि बरका मरे मरे कदम उठाते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अम्मी, आपने ही मुझ पर एतबार नहीं किया तो बाकी सब क्या खाक करेंगे? मुझे लगा था कि आप मुझे समझती हैं। आप कहेंगी कि मेरी बरका ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आपने तो वो खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। उसामा, काश तुम कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो मेरी माँ मुझसे यूं बदजन ना होती, उसने सोचा था। हल्के जामनी रंग के जोड़े में वो निहायत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। उसका सोगवार हुस्न सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा था। अहमद निगाहनामे पर साइन करवाने उसके पास आया तो उसने एक नज़र अहमद को देखा। अहमद नजरें चुरा गया। साइन करो बरका, समरा बोली थी। एक नज़र सब पर डालते हुए उसने साइन कर दिए थे। बहुत बहुत मुबारक हो, आज से तुम मेरी भाभी बन गई। रमला उसे अपने साथ लगाते बोली थी। बरका बिल्कुल खामोश थी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग बातों में मसरूफ़ थे। छोटा सा फंक्शन घर पर ही रखा गया था और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। कुछ देर बाद उसे ले जाकर उसामा के पहलू में बिठा दिया गया था। सो यू आर नाउ ऑफिशियली माई मिसेस, वो उसका हाथ थामकर होले से बोला था। उसके हर अंदाज में सरशारी थी। आखिर वो जो चाहता था उसे पा चुका था। बरका इस वक्त उसामा के कमरे में उसके बेड के वस्त में बैठी हुई थी। कुछ देर पहले ही रमला उसे वहां बिठाकर गई थी। रमला ने उससे बहुत सी बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर खामोशी का कुफल लगा लिया था। उसके जहन में अब तक अहमद की बातें गूंज रही थीं। बरका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा मान थी तुम बरका। कहीं से समीना बेगम की आवाज़ आई थी। अचानक की एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके रुखसार पर बह गया था। कर्ब से उसने आंखें मूंद ली थीं। आप सबको समर भाभी की बात का एतबार आ गया, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? उसने सोचा था। वो अपनी सोचों में इस कदर महव थी कि उसे खबर ही ना हुई कि कब उसामा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने आकर बैठ गया था। क्या हुआ मिसिस? उसामा उसके सामने चुटकी बजाते बोला था। यकदम ही बरका की सोचों का इत्कास टूटा था। उसने एक नज़र सामने बैठे उसामा पर डाली थी, जो बगौर उसे ही देख रहा था। बरका को अपनी जानिब तकता पाकर उसामा मुस्कुराया। तुम जानती हो, मुझे तुम में एक कशिश सी महसूस होती है। मैं खुद भी नहीं जानता कि क्यों। शायद तुम्हारी ज़ात की पुरअसरारियत की वजह से या तुम्हारे खोए खोए अंदर की वजह से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमला कहती है कि मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन भला एक दफ़ा देखने से मोहब्बत कैसे हो सकती है? लेकिन ये भी सच है कि जब तुम मुझे इनकार करके गई थी तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था कि कोई कीमती चीज़ मेरी दस्तरस से दूर जा रही हो। लेकिन जब तुम्हारे घर से इकरार में जवाब आया तो यूँ महसूस हुआ था कि मेरे जलते दिल पर किसी ने पानी की फुहार डाल दी हो। मैं बहुत खुश हूँ बरका, उसामा ने बोलते हुए उसका हाथ थामा था। बरका ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया था। मैं अपने इन जज्बात को नाम देने से कासिर हूँ, लेकिन अगर मोहब्बत है भी तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। जानती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि हमारा निकाह हो गया और हम एक हलाल रिश्ते में बंध गए। मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसामा ने बोलते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा था, जहाँ सर्द महरी छाई हुई थी। क्या हुआ बरका, क्या तुम खुश नहीं हो? उसामा ने थोड़ी सी उसका चेहरा बुलंद किया था। बरका ने एक मलामती निगाह उस पर डाली थी। इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं जानता हूँ कि पूरी ज़िंदगी आगे तुमने ही बोलना है और मैंने सुनना है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अब भी कुछ कहो, कुछ अपने दिल की बात। वो मगन अंदाज में उसके हाथ में कंगन पहनाते बोला था। क्या कहूँ? बरका ने पहली मर्तबा लब कुशाई की, लेकिन लहजा बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। उसामा उसके लहजे पर एकदम चौंका था और हैरत से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिलीव मी, तुम कभी अपने इस फैसले पर शर्मिंदा नहीं होगी। उसामा उसके हाथ थपथपाते हुए बोला था। बरका ने एक झटके से अपने हाथ छुड़वाए थे। क्या समझते हैं आप खुद को? क्या मैं कोई चीज़ हूँ जिसे आप हासिल करके खुश हो रहे हैं? आप मेरे दिल की बात सुनना चाहते हैं ना, तो सुने।
नफरत करती हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपकी वजह से पहली मर्तबा मेरे भाइयों के सामने मेरी निगाह झुकी थी। उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से अम्मी ने कहा कि इन्हें अपनी तरबियत पर अफसोस हो रहा है। मेरे सारे रिश्ते मुझसे मुतनफिर हुए सिर्फ आपकी वजह से। बरका उसकी जानिब उंगली करके बोली थी। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया था। उसामा साकित बैठा उसकी बातें सुन रहा था। आप कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जिसकी वजह से मेरे नसीब में अपनों की बदगुमानियाँ आईं। अगर यही मोहब्बत है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। उसामा ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए थे। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था कि मेरी वजह से ये सब हो जाएगा। नहीं तो कभी ऐसा नहीं करता। मैं कभी तुम्हारी इज्जत में कमी आने नहीं देना चाहता था, पर मेरी वजह से ये सब हो गया। आई एम सॉरी। मैं कल ही तुम्हारे घर वालों को सब सच बता दूंगा कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। तुम्हारा इस सब में कोई दोष नहीं। उसामा बोला था। नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा। किसी ने पहले यकीन नहीं किया था और कोई अब भी नहीं करेगा। सभी मुझे कसूरवार समझते रहेंगे और वजह आप हैं। बरका कहकर बेड से नीचे उतरी थी। एक निगाह उस पर डाली जो साकित बैठा था और साथ ही वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद बाहर निकली तो सादा सूट में मलबूस थी। मेकअप भी उतरा हुआ था। उसामा अभी तक वहीं बैठा हुआ था। वो चलती हुई बेड की जानिब आई और एक जानिब लेटकर अपने ऊपर कंबल ले लिया। अगर हर चीज़ का कसूरवार मैं हूँ तो मेरी सज़ा भी मुतय्यन कर दो। वो संजीदगी से बोला था। सज़ा? मैं सज़ा देने वाली कौन होती हूँ? एक बदनसीब और मनहूस लड़की जिसकी वजह से उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं। मैं भला आपको क्या कह सकती हूँ? बरका उठकर इस्तेज़ाइया लहजे में बोली थी। उसकी बात पर उसामा को अचानक ही गुस्सा आ गया था। एक लम्हे में उसने बरका की बाजू जकड़ी थी। तुम बहुत सी फजूल बातें भी करती हो, कोशिश करो कि मत किया करो। तुम अब मेरी बीवी हो, सिर्फ इस बात को जहन में रखो। और ये जो बदनसीब होने वाली बात तुमने की है ना, मुझे बहुत अफसोस है इस पर, सर्द लहजे में कहकर एक झटके से उसने बरका का बाजू छोड़ा था और उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि बरका उसके बदलते रवैये पर हैरान रह गई थी। बरका, तुम निहायत पागल लड़की हो, जानबूझकर खुद को असियत में मुब्तला रखती हो। पता नहीं कब तुम इन बदगुमानियों से निकलोगी और मुझे समझोगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई मसला हो। उसामा उसके ख्वाबीदा वजूद से आहिस्ता से मुखातिब हुआ था, ये जानते हुए भी कि वो सो चुकी है। वो वॉशरूम से चेंज करके निकला तो बरका बेड पर एक किनारे पर लेडी शायद सो चुकी थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया था। कुछ लम्हे अपनी आंखों की प्यास बुझाकर वो अपनी जगह पर लेट चुका था। बहुत जल्द मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी, उसामा ने सोचा था, साथ ही अपना साइड का लैंप ऑफ कर दिया था। बरका सुबह उठी तो उसामा की रात में कही बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसामा के सामने बज़ाहिर तो वो सोने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसके कहे गए अल्फाज बरका के दिल पर असर अंदाज हो रहे थे। वो ठीक ही कह रहा था, इस सब में उसका तो कोई कसूर नहीं। दिल ने दुहाई दी थी। बरका ने एक नज़र साथ सोए हुए उसामा पर डाली थी, जो सोते हुए नहायत मासूम लग रहा था। सिर्फ सोते हुए ही मासूम लगता है, बेख्तियार उसने सरगोशी की थी। बरका, इसी की वजह से तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज़ हैं। ये सोच आते ही उसका हलक तक कड़वा हो चुका था। एक निगाह उस पर डालते वो उठ गई थी। अलमारी से एक जोड़ा निकाल कर वो फ्रेश होने के लिए चल दी थी। वैसे बरका, तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। रमला ने नाश्ता बनाते हुए बरका को मुखातिब किया था, जो पानी पी रही थी। बरका काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। वो भला क्यों? बरका ने पानी का गिलास एक जानिब रखते पूछा था। वो इसलिए कि भाई काफ़ी अरसा अकेले रहे हैं, इसलिए इन्हें खाना पकाना भी आता है। तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे, रमला ने पराठा प्लेट में रखते कहा था। बरका ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बरका उसके हाथ से चिमटा लेते बोली थी। नहीं दुल्हन साहिबा, कुछ दिन आप मज़े कर लें, फिर तो ये सब करना ही पड़ेगा, रमला शरारत से बोली थी। वैसे भाई अभी तक उठे नहीं, हालांकि इनको जल्दी उठने की आदत है। खैर तुम बताओ कि भाई ने मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया, रमला मज़े से बोली थी। बरका ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने हाथ में पहने कंगन की जानिब इशारा कर दिया। वो चाह कर भी सुबह इन्हें नहीं उतार पाई थी। वाह, भाई की चॉइस तो ज़बरदस्त है, रमला के लहजे में सताइश थी। भाई, मेरे पीठ पीछे मेरी क्या बुराइयां हो रही हैं? उसामा किचन में दाखिल होते बोला था, साथ ही एक गहरी नज़र बरका पर डाली थी। बरका उसे देखकर रुख फेर गई थी। मैं तो तारीफ़ ही कर रही थी, लेकिन भूल गई थी कि आप इस काबिल नहीं हैं, रमला फ़ौरन बोली थी।
تمہیں میری بیوی کو زیادہ بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی۔ وہ برقع کو نگاہوں کے حصار میں رکھتے بولا تھا، جو بلا وجہ چیزوں کو آگے پیچھے کر رہی تھی تاکہ خود کو مصروف ظاہر کر سکے۔ پکے زن مرید ہیں آپ، رملہ نے چوٹ کی تھی۔ ہاں، لیکن علی سے تھوڑا کم ہی ہوں، وہ تو جگہ کا لحاظ کیے بنا ہی شروع ہو جاتا ہے، اسامہ شرارت سے بولا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ علی کو کچھ نہ کہا کریں۔ رملہ حسب عادت چڑ چکی تھی اور ان کی بحث بھی شروع ہو چکی تھی۔ ویسے تمہارا کب تک مجھ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ رات میں اسامہ برقع سے بولا تھا، جو مسلسل اپنے موبائل پر ہی مصروف تھی۔ پتہ نہیں، برقع جواب دیکھ کر دوبارہ موبائل کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اسامہ اٹھا تھا اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی موبائل ہاتھ سے لے کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا تھا۔ بھائی، تمہارا ہیرو سامنے بیٹھا ہے اور تم یہ فضول موویز دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے بولا تھا۔ کس نے کہا کہ آپ ہیرو ہیں؟ ہیرو نہیں، ولن ہیں آپ، برقع خفگی سے بولی تھی۔ تو میں ہیرو بننے کی کوشش تو کر سکتا ہوں نا؟ اسامہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ برقع ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اسامہ، وہ ہولے سے بولی تھی، کیا ہوا؟ پلیز ابھی نہیں۔ برقع کی ملتجی لہجہ اس کی بات پر اسامہ پیچھے ہٹا تھا۔ کچھ دن ہیں تمہارے پاس، بہتر ہے اپنا دماغ خود ہی درست کر لو، ورنہ میں اگر منانے پر آیا تو برا مان جاؤ گی۔ وہ میانی خیزی سے کہہ کر اپنی جگہ پر نیم دراز ہو چکا تھا، جبکہ برقع اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، برقع کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا، البتہ اسامہ اپنی کوششیں شروع کر چکا تھا۔ برقع کو ہر بات پر زج کر دینا اس کی پسندیدہ حرکت تھی۔ کبھی اس کے بنائے کھانے میں نقص نکال کر اسے لیکچر دیتا تو کبھی استری کیے گئے کپڑوں میں کیڑے نکالنا۔ وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تمام الٹے سیدھے کام کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ یونیورسٹی بھی جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ زیادہ چھٹیوں کی صورت میں اس کی کلاس کا سلیبس مکمل نہ ہو پاتا۔ برقع بھی اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سر اسامہ کی شادی ہو چکی ہے، اور اس پر برقع کا خوب ریکارڈ بھی لگتا تھا، اور اس میں رملہ سب سے زیادہ پیش تھی۔ اس وقت بھی برقع اسامہ کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اسامہ کہاں رہ گئے؟ ان کی کلاس تو 15 منٹ پہلے ختم ہو چکی ہوگی نا؟ برقع نے پارکنگ میں گاڑی کے قریب ٹہلتے سوچا تھا۔ گاڑی کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ چابی اسامہ کے پاس تھی۔ آخر کو تنگ آ کر اس کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کی تلاش میں آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی وہ اسے نظر آیا۔ کلاس کے باہر کھڑے ہو کر وہ کسی لڑکی کو بک سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اچانک ہی اس لڑکی نے کچھ کہا تھا جس پر اسامہ نے کہکا لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر برقع کے اندر غصے کا ابال اٹھا تھا۔ تن پن کرتی وہ اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ میں وہاں پارکنگ میں کھڑی گرمی سے بے حال ہو رہی تھی، اور آپ کو کہکے لگانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ وہ قریب پہنچ کر اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ اسامہ نے ایک گہری نظر اپنی بازو پر ڈالی تھی جسے برقع نے تھاما ہوا تھا۔ برقع کے انداز پر اس لڑکی کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکان آئی تھی۔ چلیں، برقع نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ مس ماریا، میں آپ کو یہ پوائنٹ کل کلاس میں سمجھا دوں گا۔ اسامہ اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، پھر برقع کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اس کا بازو چھوڑ چکی تھی۔ چلو، اس کا ہاتھ تھام کر وہ پارکنگ کی جانب بڑھا تھا۔ برقع نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی سعی کی تھی، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل۔ اسامہ کے چہرے پر محفوظ ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی وہ گاہے بگاہے برقع پر ایک نظر ڈال لیتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بار بار دیکھنے پر برقع چڑ کر بولی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ جو جی میں آئے وہ کریں۔ برقع نے سر جھٹکتے ہوئے کھڑکی کی جانب منہ موڑ لیا تھا۔ اس کے انداز پر اسامہ کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ ویسے کہیں تم اس لڑکی سے جیلس تو نہیں ہو رہی تھی؟ اسامہ نے موڑ کاٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ جیلس؟ وہ بھی اس آٹے کی دکان سے؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، اور آپ کون سے اتنے حور پرے ہیں کہ مجھے جیلس ہونے کی ضرورت پڑے؟ برقع نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ مطلب تم مان رہی ہو کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی؟ اسامہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ جائیں اور جس مرضی کے ساتھ بات کریں، میں کون ہوتی ہوں بھلا آپ سے پوچھنے والی؟ برقع ایک دم بولی تھی۔ اب تم بات غلط سمت میں لے کر جا رہی ہو، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ اسامہ نے اسے سیریس ہوتا دیکھ فوراً صفائی پیش کی تھی۔ برقع نے مزید کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسامہ بھی لب بھینج کر
सामने सड़क की जानिब मुतवज्जो हो गया था। बरका, कल शायद पहला रोज़ा हो जाएगा, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। उसामा बरका से मुखातिब हुआ था, जो किताब उठाए कुछ पढ़ रही थी। नहीं, वो बेरुखी से कहकर दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। अच्छा, मैं ज़रा सौदा सल्फ लेने जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, वो बाहर निकलते बोला था। खुद कर लिया करे ना। वो सर झटकते दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। 1 घंटे बाद उसामा वापस घर आया तो दरवाज़ा हनूस खुला हुआ था। अपनी नागवारी छुपाते वो दरवाज़ा बंद करके अंदर की जानिब बढ़ा था। बरका, हद होती है लापरवाही की, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? अगर कोई अंदर घुस आता तो? उसामा ज़रा तेज़ी से बरका से बोला था, जो मगन अंदाज में टीवी देख रही थी। सो व्हाट, वो बदतमीज़ी से बोली थी। बरका, अपने लहजे पर गौर करो, मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, शौहर हूँ। उसामा ने उसे शर्म दिलाना चाहिए थी। शौहर हो तो क्या करूँ? सर पर बिठा लो, बरका तल्ख लहजे में बोली थी, साथ ही रिमोट से टीवी बंद करके उठी थी। उसामा की साइड से गुजर कर वो अपने कमरे में जा रही थी कि उसामा ने उसका बाजू थाम लिया। क्या तमाशा है ये बरका? उसामा, जो काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, आज फट पड़ा था। बरका ने हैरत से उसको देखा था। वो उसामा के नरम रवैये की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे उसामा के गुस्से से बोलने पर दुख हुआ था। उसामा ने एक नज़र उसके उतरे हुए चेहरे पर डाली थी, लेकिन फ़िलहाल वो किसी रियायत के मूड में ना था। नहीं तो बरका को कभी अंदाज़ा ना होता कि वो गलती पर है। तुम क्या चाहती हो, आज मुझे खुलकर बता ही दो। तुम्हारा मेरे साथ बदतरीन रवैया है। तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम पर जुल्म हुआ है? नहीं बरका, तुम नहीं जानती कि ऐसी बातों पर लड़कियों की शादी नहीं की जाती, उनका कत्ल कर दिया जाता है। हाँ, मेरी गलती है, मुझे यूनिवर्सिटी में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। लेकिन तुम एक बात तो सोचो, क्या तुमने कभी अपने घर वालों को वजाहत देना ज़रूरी समझा? नहीं, बल्कि तुम जिद पर अड़ गई। उसामा ने बोलकर एक झटके से उसकी बाजू छोड़ी थी। क्यों देती मैं वजाहत? क्या वो मुझे नहीं समझते? उन्होंने एक लम्हे को नहीं सोचा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर वो मुझे बेएतबार कर रहे हैं। तमाम रिश्तों से मेरे भाइयों ने हमेशा मुझ पर जान छिड़की, लेकिन एतबार क्यों नहीं किया? बरका चीख उठी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो किया नहीं, लेकिन शौहर तो दूर, तुम मुझे एक दोस्त मानने को भी तैयार नहीं। मैंने हमेशा खुद से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखा है, तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन तुमने हमेशा बेरुखी से काम लिया है। तो आज खुश हो जाओ बरका, मैं अब तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। उसामा कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि उसके लिए सोचों के नए दर वाह कर गया था। उसामा के कमरे में जाने के बाद बरका वहीं सोफे पर बैठ गई थी। वाकई इस सब में उसामा का इतना कसूर नहीं था। भाई को तो सिर्फ एक गलत फहमी थी, जिसे मैंने भी दूर करने की कोशिश नहीं की। उसामा ने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा है, लेकिन मैंने आज अपना एहतसाब किया तो मालूम हुआ कि गलत उसामा नहीं बल्कि वो है। 1 महीने से मैं उसामा को जहनी टेंशन में मुब्तला कर रखा है। हालांकि वो सिर्फ मुझे पसंद करते थे, इसीलिए रिश्ता भिजवाया, पर अब काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। कोई नहीं, मैं मना लूँगी, बरका सोचती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था। उसामा, वो आयशा से बोली थी और फिर अंदाजे से चलती बेड के करीब आई थी। हाथों से बेड को टटोल कर वो अपनी जगह पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो देखा कि उसामा उससे रुख मोड़े सो रहा है। उसामा, सो गए क्या? वो उसके बालों में हाथ फेरती बोली थी। सो जाओ बरका, सुबह सहरी के लिए भी जागना है। उसामा की संजीदा आवाज़ गूंजी थी, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी कि उसामा ने बात काट दी। मैंने कहा सो जाओ, अब की बार ज़रा तेज़ लहजे में बोला था। बरका एकदम पीछे हुई थी और फिर अपना तकिया सेट करके सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नींद आंखों से रूठ चुकी थी। उठ जाओ बरका, नहीं तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, उसामा उसको कंधे से हिलाते बोला था। बरका ने मुंदी मुंदी आंखें खोली थीं। अपनी सोचों से लड़ती उसकी कुछ देर पहले ही तो आंख लगी थी। उसामा उसे आंखें खोलता देखकर कमरे से बाहर निकल गया था। बरका भी उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। नीचे आई तो उसामा टेबल पर बैठा डबल रोटी खा रहा था। आप ये क्यों खा रहे हैं? मैं पराठा बना देती हूँ, बरका फ़ौरन बोली थी। नहीं शुक्रिया, खुश्क लहजे में कहकर उसने जैम की बोतल उठा ली थी।
اس کے رویے پر کڑتے برقع کچن میں آئی تھی اور اپنے لیے سحری بنانے لگی تھی۔ آج 15 روزے گزر چکے تھے۔ اسامہ نے اس سے بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی، صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتا تھا۔ برقع اس کے رویے پر کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اسے بات تک کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ افطار میں پکوڑے بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی کہ اچانک چھری سے اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اسامہ جو کچن کے باہر سے گزر رہا تھا ایک دم اس کی آواز سن کر اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بولا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ برقع کو اگنور کرتے وہ کچن کے دراز کی جانب بڑھا تھا اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، ساتھ ہی اس کی انگلی کے زخم کو ڈیٹول سے صاف کر کے وہ پٹی کرنے لگا تھا۔ دیکھ کر کاٹا کرو، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب لگوا لی نا چوٹ؟ پٹی کرنے کے بعد وہ بولا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسامہ نے اس سے بات کی تھی۔ روتے روتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن اسامہ بول کر باہر جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی پر ڈالی تھی۔ آخر کب تک ناراض رہو گے اسامہ؟ اس نے خود کلامی کی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، افطار کے بعد برقع اسامہ سے بولی تھی، جو کاؤچ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ برقع کے کہنے پر اس نے ایک نگاہ برقع پر ڈالی تھی اور دوبارہ میچ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اسامہ، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، صرف 4 روزے رہ گئے ہیں اور میں نے اب تک عید کی شاپنگ بھی نہیں کی۔ اب کی بار برقع ذرا ضدی انداز میں بولی تھی۔ محترمہ، ذرا یاد فرمائیں کہ کچھ دن پہلے تک آپ بھی یوں ہی مجھے اگنور کرتی تھیں۔ خیر اٹھو، تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ برقع اپنا غصہ دباتی کمرے کی جانب چل دی۔ اب بس بھی کر جائیں گے، غصہ کتنا دکھائیں گے؟ وہ بڑبڑائی تھی اور اسامہ کے کان اس بڑبڑاہٹ سے محفوظ نہ رہ سکے تھے۔ ہلکی سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اسامہ، بتائیں یہ ڈریس مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ برقع نے گولڈن کلر کی ایک کرتی اپنے ساتھ لگا کر اسامہ سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بیزاری سے بولا، لیکن تھوڑا سا ڈل ہے، اس نے بول کر ڈریس ایک طرف رکھ دیا۔ برقع، جو کچھ لینا ہے جلدی لو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، اسامہ چڑھ کر بولا تھا۔ اب پسند کر ہی ہوں نا، کچھ بھی اٹھا کر تو نہیں لے سکتی؟ برقع اسے کسی خاطر میں نہ لائی تھی۔ اسامہ نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو سوٹ پسند کر رہی تھی، پھر ترتیب سے ٹنگے جوڑوں کو دیکھا، ساتھ ہی 2 سوٹ دیکھے تھے جو برقع نے ایک طرف رکھے تھے۔ آپ انہیں پیک کر دیں، وہ سیلز مین سے بولا تھا، ساتھ ہی برقع کا ہاتھ تھام کر کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ ارے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، برقع فوراً بولی تھی، ساتھ ہی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسامہ نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ پیمنٹ کر کے برقع کو گاڑی کی جانب لے کر جانے لگا۔ اسامہ، میں نے ابھی اور بھی بہت سی چیزیں لینی ہیں، برقع منمنائی تھی، لیکن اسامہ گھر پہنچنے تک کچھ نہیں بولا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ فوراً کمرے میں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں مزاج درست ہوں گے مسٹر کے؟ برقع اس کی پشت دیکھتے بڑبڑائی تھی، ساتھ ہی اپنے سوٹوں کو دیکھنے لگی۔ 29ویں روزے کی صبح ہی رملہ آن دھمکی تھی۔ اسامہ یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی سڑی ہوئی شکل کیوں بنائی ہے؟ وہ بولی تھی۔ یار، تمہارے بھائی کے مزاج ہی درست نہیں ہو رہے، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ ناراضگی ختم ہی نہیں کر رہے، برقع دکھی لہجے میں بولی تھی۔ تو کیا تم نے انہیں بیویوں والے طریقے سے منانے کی کوشش کی؟ رملہ بولی تھی۔ مطلب؟ برقع کنفیوز سی بولی۔ اب اتنی معصوم تو مت بنو، خیر کل عید ہو سکتی ہے، اچھا سا تیار ہونا اور سوری بول دینا، بھائی ساری ناراضگی بھول جائیں گے، رملہ شرارت سے بولی تھی۔ برقع نے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ خیر آج میں افطار یہاں کروں گی، کل شاید نہ ہی آ سکوں کیونکہ گھر میں بہت مہمان ہوں گے، ویسے افطار کے بعد تمہیں مہندی بھی لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ رملہ پرجوش سی بولی تھی۔ برقع نے سر ہلا دیا تھا۔ ویسے آج شام چاند نظر آ ہی جائے گا، اس 2 نمبر سائنٹسٹ نے جو کہہ دیا ہے، رملہ ہنستے ہوئے بولی۔ فواد چودھری نے؟ برقع بھی ہنسی تھی۔ ہاں اسی نے۔ خیر میں تو کہتی ہوں کہ عید کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات ہی بھائی کو منا لو، رملہ میں نے خیزی سے بولی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ برقع بھی دل کھول کر مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں اسامہ اب تک کیوں نہیں آئے، حالانکہ روز تو 4 بجے تک آ جاتے ہیں، برقع صحن میں ٹہلتے ہوئے رملہ سے بولی تھی۔ دل اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ ارے آ جائیں گے، ابھی تو افطاری ہونے میں پورا آدھا گھنٹہ ہے، رملہ بولی تھی۔ اسی لمحے باہر اسامہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔
اور کچھ لمحات بعد وہ اندر داخل ہوا تھا۔ رملہ سے حال چال پوچھ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ برقا بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی اتار رہا تھا کہ برقا نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اتنی دیر سے کہاں تھے آپ؟ میں آپ کو فون کر رہی تھی لیکن آپ نے اٹھایا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے جتنی مرضی بھی ناراضگی ہو، اگر آئندہ آپ نے میری کال ریسیو نہ کی تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ برقا نے کہہ کر اس کا بازو چھوڑا تھا اور باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے اسامہ حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ پاگل نہ ہو تو، وہ بڑبڑایا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچھا برقا، میں اب چلتی ہوں، تمہاری مہندی بھی تقریباً سوکھ چکی ہے۔ رملہ اپنا بیگ اٹھاتی بولی تھی۔ کچھ دیر اور ٹھہر جاتی نا؟ برقا بولی۔ نہیں یار، ابھی نہیں، پھر کبھی چکر لگاؤں گی، بھائی بھی نماز پڑھ کر آنے والے ہیں، ان سے مل کر نکلتی ہوں۔ رملہ شیشے کے سامنے دوپٹہ سیٹ کرتے بولی تھی۔ صحیح، برقا اداسی سے بولی، اور تم آج بھائی کو سوری بول کر منا لینا، کبھی کبھی جھک جانے میں کوئی آر نہیں۔ آج تم اگر جھک جاؤ گی تو پوری زندگی وہ تم سے پوچھے بنا کچھ نہیں کریں گے، رملہ نے نصیحت کی تھی اور برقا نے سر ہلا دیا۔ اسامہ، مجھے پانی پینا ہے۔ برقا ٹی وی کے سامنے بیٹھے اسامہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ رملہ کچھ دیر پہلے جا چکی تھی۔ ہاں تو پی لو نا، اسامہ نے ٹی وی سے نگاہ ہٹائے بغیر کہا تھا۔ برقا نے مہندی سے بھرے ہاتھ اس کے سامنے کیے تھے، گویا اپنی مجبوری بتائی، حالانکہ مہندی سوکھ چکی تھی۔ اسامہ ایک نظر اس کی مہندی پر ڈال کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ برقا کے قریب آ کر اس نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا تھا۔ بس تھوڑا سا پانی پینے کے بعد وہ بولی تھی۔ اسامہ گلاس سائڈ پر رکھتے واپس مڑا تھا کہ برقا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ پہلے صرف میری آنکھ میں سمایا تھا، پھر ایک روز رگوں تک اتر گیا مجھ میں۔ برقا کے شعر پڑھنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ واپس اس کی جانب مڑا تھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، برقا نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ اسامہ بھی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ فار واٹ؟ اسامہ کا لہجہ خفا خفا تھا۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کب آپ سے نفرت کرتے کرتے میرا دل ہی پلٹ گیا۔ میں تو بے خبر ہی رہ گئی کہ کب آپ چپکے سے میرے دل میں داخل ہو گئے، وہ مزید بولی تھی۔ اس کے اعتراف پر اسامہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکان آئی تھی۔ ویسے اب تک تم نے میرے صبر کا کافی امتحان لیا ہے، اسامہ اس کے قریب جھک کر میں نے خیزی سے بولا تھا، اور آپ نے بھی تو پورا مہینہ مجھے اتنا تنگ کیا ہے، میری کوئی بات بھی نہیں سنی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر لوں۔ برقا ذرا غصے سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری یار، میں بس تمہیں تھوڑا ستا رہا تھا، کیونکہ جب منہ بناتی ہو تو بہت کیوٹ لگتی ہو، اسامہ ہنستے ہوئے بولا۔ جواباً برقا نے اسے گھری سے نوازا تھا اور کھڑکی سے نظر آتے عید کے چاند نے بھی یہ دعا کی تھی کہ ان کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے۔ صبح برقا کی آنکھ کھلی تو اسے ہر چیز نکھری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسامہ کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ برقا اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اسامہ کمرے میں داخل ہوا تھا، ہاتھ میں کچھ شاپرز اٹھائے ہوئے تھے۔ عید مبارک، وہ اسے جاگتا دیکھ کر بولا تھا۔ آپ کو بھی یہ کیا ہے؟ وہ شاپرز کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ میں نے کل شام میں تمہارے لیے عید کی شاپنگ کی تھی، جو پہلے میری وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، اسامہ بولا۔ چلو اب اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے، اسامہ جلدی مچاتے ہوئے بولا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ او ہو، تم تیار ہو جا کر بتاتا ہوں پھر۔ وہ ایک سوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا تھا۔ برقا ایک نگاہ جوڑے پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اسامہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ اسامہ، کہاں ہیں آپ؟ وہ اسے آواز دیتی لاؤنج میں آئی تھی۔ برقا احمد کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ بھائی، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہم بھی ہیں یہاں، سفیر سمینہ بیگم کو ساتھ لگائے بولا تھا۔ امی؟ برقا فوراً ان کی جانب بڑھی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ سمینہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک امی، برقا نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے جواب دیا تھا۔ ہمیں معاف کر دو برقا، ہم تمہیں سمجھ نہیں پائے۔ کل اسامہ آیا تھا، اس نے ہی ہمیں سب کچھ بتایا، نہیں تو ہم شاید کبھی بدگمانی سے نہ نکل پاتے، احمد شرمندگی سے بولا تھا۔ بھائی، جو ہو گیا اسے بھول جائے اور اپنے حال پر توجہ دیں، ماضی کو دہرانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، برقا آگے بڑھ کر بولی تھی، ساتھ ہی ایک نظر
दरवाजे के करीब खड़े उसामा पर डाली थी, जो मुस्कुरा रहा था। बरका भी मुस्कुराई थी। वैसे मिसिस, आज तुमने मुझे पूरा दिन इग्नोर किया है। अपने घर वालों के आगे तो तुम्हें कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। रात में उसामा खफगी से बरका से बोला था, जो शीशे के सामने बैठकर अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। बरका ने बगौर उसका शिकवा सुना था। तो अब आपको कैसे मनाया जाए, वो मगन अंदाज में बोली थी। मेरी तारीफ करके, उसामा मसनूई रूप से बोला था। इतने बुरे लग रहे थे आज आप, ज़रा सूट नहीं करता आप पर ये कलर, फिर भी बार बार इसे पहन लेते हैं। बरका उठकर उसके सामने आकर बैठी थी। तुम ये इसलिए कह रही हो ना कि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उसामा ने उसे छेड़ा था। जो मर्जी समझें, बरका रूठी रूठी बोली थी। माय डियर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिर्फ आज नहीं, तुम तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हो, उसामा उसके गाल खींचते बोला था। जवाब में बरका की हंसी उसको सरशार कर गई थी।